ओके, सो प्रीवियस लेक्चर में जो डाउट्स हैं, ग्रेविटेशन हमने स्टार्ट कर दिया था, ग्रेविटेशन का फर्स्ट लेक्चर हुआ था, तो उसमें से देख लेते हैं क्या-क्या डाउट्स हैं आप लोग के, वो चीज़ें थोड़े से क्लियर कर लेते हैं। पहले तो हमने बताया कि यार ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ पर एक्ट करता है, क्यों एक्ट करता है। उसके बाद हमने बात किया कि एज़ पर द न्यूटन्स उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, न्यूटन ने कैसे एक्सप्लेन किया ग्रेविटेशनल लॉ को। और उसके बाद वहाँ पर हमने देखा कि एक जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था कैपिटल जी, जिसकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, कभी नहीं बदलती है। तो उसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11। ठीक है, तो ये वैल्यू आप ऑल्दो मैंडेटरी नहीं है कि आपको याद ही रखना है, बट याद अगर रखोगे तो फिर एक बेटर ही रहता है कि आपको एक कांस्टेंट की वैल्यू याद है। फिर इसके बाद हमने बात की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। फिर उसमें हमने एक बहुत ही अच्छी बात किया कि रिलेटिव एक्सेलरेशन की, कि रिलेटिव एक्सेलरेशन मतलब ग्रेविटेशन में क्या होता है, दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे के तरफ आ रहे होते हैं। तो अगर मैं इस ऑब्जेक्ट से देखूंगा कि इस ऑब्जेक्ट को फील क्या होगा, तो बेसिकली अगर ये 2 से जा रहा है और ये 5 से आ रहा है, सो बोथ विल कवर द डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर एज 7। ठीक है, 7। किसी को भी फील होगा दोनों के समेशन जितना एक्सेलरेशन फील होने वाला है। तो ये फिर हमने फीलिंग वाला फैक्टर भी देख लिया था कि रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या होगा। फिर हमने ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी, किस टाइप का फोर्स है, ये प्रॉपर्टीज कई बार थ्योरी में पूछ ली जाती हैं। हमने टर्म एक्सप्लेन किया था कंजर्वेटिव। चलो अच्छा सुन लेते हैं। ओके, लेट्स से अर्नव, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं व्हाट इज द कंजर्वेटिव फोर्स। सर मतलब जो गेन भी कराता है और लॉस भी कराता है। ओके, मतलब और थोड़ा सा प्रिसाइज, मोर एक्यूरेट आइडिया। ठीक है, बट और थोड़ा सा एक्यूरेसी चाहिए हमें। कंजर्वेटिव सर मतलब वो एक एनर्जी को कंजर्व करता है, एग्जैक्टली, कांस्टेंट रहती है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो पॉइंट ये रहता है कि थ्रू अ साइक्लिक और थ्रू अ कंप्लीट प्रोसेस अगर वो किसी पॉइंट पे गया और रिटर्न आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फुल कंप्लीट होना चाहिए साइकिल। एक बार कहीं गया और रिटर्न आया, ऐसा थोड़े ना है कि कहीं पे जाएगा और फिर आगे ही जाता रहेगा, तो एक बार लॉस और एक बार गेन नहीं। ये कंप्लीट पाथ में, एक क्लोज पाथ में अगर एक बार गेन हुआ तो एक बार लॉस होगा, और नेट जो है कोई भी ओवरऑल लॉस नहीं होगा। तो ओवरऑल लॉस नहीं, उसी को हम बोलते हैं कंजर्व। और ऐसा जो फोर्स लगता है उस फोर्स को कंजर्वेटिव टाइप बोलते हैं। तो ऐसे कुछ चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली थी। फिर हमने कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे एक्सेलरेशन से रिलेटेड, फिर फोर्स से रिलेटेड हमने देखा, और हमने फोर्स का एक नया फॉर्मूला पढ़ा कि इफ टू फोर्सेस आर एट एन एंगल थीटा, तो हम कैसे डायरेक्ट उनका रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अंडर रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस हाँ, f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 cos थीटा। हाँ, तो ये इस तरीके से इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, और उसमें कुछ बेसिक भी देख सकते हैं। अगर दोनों फोर्स डायरेक्टली एकदम सेम डायरेक्शन में तो डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं, अगर अपोजिट डायरेक्शन में तो डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और अगर 90 डिग्री है तो रूट ऑफ f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर से कर सकते हैं। बाकी रिमेनिंग के लिए थीटा की वैल्यू रख देंगे, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। सर एक रिक्वेस्ट है, जो आपने हाँ, ड्राइव पे लेक्चर्स अपलोड किए हैं ना, हाँ, हाँ, तो उसमें क्या आप रीनेम का ऑप्शन अनलॉक कर सकते हैं क्या? क्योंकि मैंने ना ऐसे फोल्डर बनाए प्रत्येक चैप्टर के, तो मतलब वो समझ ओके, में नहीं आता है कि कौन से लेक्चर में क्या है। ओके, ओके, बाई नेम तो ऐसा कर सकते हो ना आप, वो पूरा डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है, हाँ, पूरे फ़ोल्डर को आप डाउनलोड करके रख लो। एक्चुअली रीनेम का मैं नहीं ओपन कर सकता ना, मतलब आपका मन किया कि आपने उसे रीनेम कर दिया एबीसीडी, तो फिर क्या करेंगे बाकी अदर स्टूडेंट्स। इंडिविजुअल नहीं नहीं होता, नहीं, सेल्फ हाँ रीनेम नहीं कर सकते आप। सेल्फ रीनेम अगर करना है आपको, तो हाँ, ऑप्शन रहेगा, आप उसे क्लिक ऑन ऐड टू योर ड्राइव। ठीक है, ऐड इट टू उस योर ड्राइव। लेक्चर में। नहीं, 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 जो मैं टोटल लिंक डालता हूँ, एक फ़ोल्डर पूरा लिंक होता है ना 9th का, हाँ तो उसमें उस फ़ोल्डर को आप ऐड टू योर ड्राइव कर लो। ऐड टू योर ड्राइव जब आप करोगे, तो वो आपके ड्राइव पे उसका एक कॉपी क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पे आप रीनेम कर सकते हो। हाँ 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 ठीक है, बट हाँ, क्योंकि बाकी सारे लेक्चर को मैं कर रहा था, लेकिन इसमें वो ऑप्शन ही नहीं मिला। ओके, हाँ, तो वो आप वहाँ पे ऐड टू योर ड्राइव देन यू कैन रीनेम। हाँ, ओके सर। ओके। देन फोर्स से रिलेटेड हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए, डिफरेंट कैटेगरीज डिस्कस की। उसके बाद हमने इफेक्ट ऑफ मास ट्रांसफर देखा
इफेक्ट ऑफ मास ट्रांसफर को थोड़ा सा और देख लेते हैं एक बार कि एग्जैक्टली हमने क्या किया। तो पॉइंट ये हुआ कि कभी अगर ऐसा हो रहा है, देखो कभी अगर दो सेम मासेस हैं और उन पे आपको कभी क्वेश्चन, मैंने स्पेशल केस टाइप है कि कुछ परसेंटेज हमने ट्रांसफर कर दिया है एम को, तो ये परसेंट और फ्रैक्शन का हमें एक बार थॉट फिर से देख लेना चाहिए कि अगर मैंने बोला 20%, तो इसका मतलब फ्रैक्शन में होता है 0.2। सर अभी वो प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब आप लिख रहे हैं और हमें अभी दिख रहा है, लैग हो रहा है क्या? लैग आ रहा है। यस सर, थोड़ा हाँ सर। लैग हो रहा है। ओके, जस्ट वेट, मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ, वेट। सर ओके, सर आप क्या इसके पिछले का क्वेश्चन समझा सकते हो क्या? वो 4 स्क्वायर का था वो। हाँ एक्चुअली वो उतना नीडेड भी नहीं है, वो काफ़ी डिफरेंट क्वेश्चन हो गया, बट पॉइंट ये था कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऑलरेडी 3 फोर्सेस का बता दिया था, इसलिए मैंने 4 फोर्सेस का इंक्लूड किया, बट उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी एक बार देख लेते हैं कि रीज़न ये हुआ, यहाँ पर 3 फोर्सेस लगेंगे। ओके, हमारे पास कितने फोर्सेस लग रहे हैं? 3 फोर्सेस। लाइक ए को अगर मैं देखूं तो बी भी पुल कर रहा होगा, डी भी पुल कर रहा होगा और सी भी पुल कर रहा होगा। क्लियर? 3 आप फोर्सेस। क्या लिख रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा। ओके, बाकी लोग को नो सर, विजिबल है स्क्रीन? सर दिखाई दे रहा है। स्क्रीन विजिबल है, लेकिन अभी आपने कुछ लिखा क्या? नहीं, अभी इरेज किया हुआ है मैंने, जस्ट ये पॉइंट दिया। हाँ हाँ सर दिख रहा है। अभी दिख हाँ, रहा अभी दिख रहा है। ओके, सो सिचुएशन ये, यहाँ पर 3 फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, बट मैंने तो फॉर्मूला आपको 2 फोर्सेस का बताया है। ठीक है, तो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं कोई 2 फोर्सेस सेलेक्ट कर लूं, तो लेट्स से सपोज मैंने ये वाला और ये वाला फोर्स सेलेक्ट किया, तो इन दोनों का मैं रिजल्ट निकालूंगा ना, तो मुझे पता है कि इन दोनों का अगर ये इक्वल फोर्सेस है तो इनका रिजल्ट कहाँ से जाएगा? बीच में से जाएगा ना। हाँ तो मैंने क्या किया, इन हाँ दोनों पे फॉर्मूला लगाया रिजल्ट वाला, और बिकॉज वो इससे सेम डायरेक्शन पे, इसलिए मैंने दोनों को ऐड किया। तो इट इज लाइक सपोज ये 4 है और ये 4 है, और इनका रिजल्ट आ गया कुछ लेट्स से x, और यहाँ पर पहले फोर्स था 2, तो टोटल फोर्स क्या बन जाएगा? 2 प्लस एक्स बन प्लस जाएगा, एक्स। बिकॉज 2 एंड x आर इन सेम डायरेक्शन। तो x हाँ, का क्योंकि फॉर्मूला क्या होगा? दोनों 90-90 पे है। एग्जैक्टली, x का फॉर्मूला होगा रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि वो 90 डिग्री पे है। तो इस टाइप पे हमने ये चीज यहाँ पर सॉल्व कर ली थी। ओके, ये सेम वैल्यूज रख के और वहां पर दोनों को ऐड करके, देखो यहाँ पर हमने फिगर से सेम दिखाया आपको कि हमने इन दोनों का रिजल्ट निकाला इस तरीके से, और उस रिजल्ट को इस सी वाले फोर्स के साथ ऐड कर दिया, बिकॉज सेम डायरेक्शन में है। हाँ फिर मास ट्रांसफर की बात कर रहे थे, तो मास ट्रांसफर में मेन पॉइंट है कि पहले दोनों के मास सेम होने चाहिए, अगर डिफरेंट है तो फिर क्वेश्चन अलग सॉल्व करना पड़ेगा। सपोज एक 3m है और एक 5m है, और मुझे ट्रांसफर करना है कुछ मास, लेट से मैंने m मास ट्रांसफर कर दिया, तो बताओ फोर्स कितना बन जाएगा? तो अभी कितना होगा? इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जितना होगा 15। हाँ अब मैंने 15m m स्क्वायर। मास ट्रांसफर कर दिया, तो ये बचा 2m और ये बच गया कितना? 6m। तो अभी 6m कितना आ गया? 12। 12 तो अभी देख सकते हो रेशियो कितना हो जाएगा न्यू फोर्स और ओल्ड फोर्स का। रेशियो सॉल्व कर लेंगे, 15 ये कितना हो जाएगा? 3 से कट कर सकते 5:4। फाइव इज टू हैं, 4। 5/4 ठीक है। 5/4 तो अभी आइडिया समझ आया कि इस तरीके का क्वेश्चन बन सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है, बट हमने यहाँ पर एक स्पेशल पॉइंट दिया कि जब परसेंटेज चेंज कराएगा आपसे, बेसिक वाला आप कर सकते हो ना, जब आपको वैल्यू देगा 3m 2m। ओके, हाँ हम अभी यहाँ पर यस सर। परसेंटेज वाइज बात कर रहे थे कि सपोज 20% लिखा हुआ है, तो उसका मतलब फ्रैक्शन में होता है 0.2। हमेशा 100 से डिवाइड कर देते हैं अगर फ्रैक्शन हमें चाहिए। इट इज लाइक 50% मतलब हाफ,
हाफ मतलब क्या 0.5 होता है। 0.5 सिर्फ 2 पॉइंट इधर हाँ मूव कराना है। 100 का डिवाइड कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर मुझे पता हो कि x फ्रैक्शन मास को हमें ट्रांसफर करना है, तो मुझे पता है कि जैसे मैं टोटल मास मतलब 100% बोलता हूँ, तो उसको अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा फिर 1 लिखूंगा ना। अगर मैं हाफ को 0.5 लिखता हूँ तो फुल को 1 लिखूंगा। हाँ अगर मैंने x% रिड्यूस किया तो ये बच जाएगा 1 माइनस एक्स टाइम्स, और बिकॉज इसमें ऐड कर दिया तो ये 1 प्लस एक्स टाइम्स बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने इन दोनों का मल्टीप्लाई कराया, तो दोनों का मल्टीप्लाई कराया तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का कॉन्सेप्ट बन गया ना, उसे हमने लिख दिया डायरेक्टली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 20 के। ठीक है, सो ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर टाइम्स ऑफ ओल्ड का ये हो जाएगा, बट इसका मतलब ये हुआ कि 1 तो ये पहले से था, तो रिड्यूस हो गया ना, कितना अमाउंट रिड्यूस हो गया, एक्स स्क्वायर टाइम्स, एक्स स्क्वायर। स्क्वायर। और ये एक्स स्क्वायर एक फ्रैक्शन है, पॉइंट में है, तो हमें 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंट में कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा। सर ये जब सिर्फ परसेंट पूछेंगे तभी करना है ना? हाँ तभी करना है। अगर पूछा कि मतलब कितना परसेंट रिड्यूस हुआ तभी, अगर पूछा कि कितना फ्रैक्शन रिड्यूस हुआ तो फिर वो पॉइंट पे ही रखेंगे। यस सर। ओके, फिर वही चीज हमने सॉल्व करके दिखाया कि 20% अगर चेंज किया तो फोर्स कितना परसेंट रिड्यूस हो रहा है, तो 4% चेंज हो रहा है सिर्फ। ओके, तो इस टाइप पे हमने एक दो क्वेश्चंस कर लिए थे। फिर हमने बात की थी कि डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज दे देगा तो उसके अकॉर्डिंग हम फोर्स रख के सॉल्व कर देंगे, तो ये बेसिक सा था। ओके, सो आज स्टार्ट करते हैं। आज हमें फील्ड के बारे में पढ़ना था, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। आज जो हमें अर्थ का। पढ़ना था ग्रेविटेशनल फील्ड, पहले बात करते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होता है। ओके, सो ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब, अभी देखो ऐसा कुछ स्पेसिफिक टर्म नहीं है कि ग्रेविटेशनल फील्ड क्या चीज है, बट पॉइंट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही स्ट्रेट वर्ड में अगर मैं आपको समझाऊं ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, कि सपोज एक मास का ऑब्जेक्ट है, इसके पास मास है, तो अगर इसके पास मास है तो इसके ऑल अराउंड आपको दिखेगा नहीं, आपको दिख नहीं सकता, ये विजिबल नहीं है, एक फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस होता है। किसके अराउंड, मास के अराउंड। अच्छा, रीजन क्या होता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस, नथिंग, जस्ट बिकॉज इसके पास मास है इसके पास फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, एंड दैट फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेव फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस का काम क्या है, उस फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस का काम है कि अगर उस फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस में कोई दूसरा आ गया तो वो तुरंत उसे अट्रैक्ट कर लेगा। ठीक है, तो अगर ये एक स्टार है, एम मास का स्टार यहाँ पर हमने बना दिया, तो अगर इसके पास कोई प्लेनेट होगा तो ये तुरंत इस प्लेनेट को खींच लेगा। ठीक, ये इसका मतलब हुआ कि ये इसकी फील्ड में है इसलिए उसने पुल कर लिया, तो ग्रेविटेशनल। सर लेकिन ये वो प्लैनेट अगर इस एम स्टार से बड़ा होगा तो वो प्लैनेट इसको अट्रैक्ट करेगा ना? नहीं नहीं, यही तो बहुत ही खास बात हो गई ग्रेविटेशन की, कि अगर ये इसके फील्ड पे रखा है तो इसकी भी तो फील्ड लग रही है ना, मतलब कभी हाँ। ऐसा नहीं होगा कि ये इसे, दोनों की फील्ड है। दोनों की फील्ड है, ये इसको इधर खींचेगा और ये इसको अपने पास खींचेगा, मतलब ऐसा नहीं होता कि ये यहाँ पे जाके कोलाइड करेगा, नहीं, ये लोग कहीं बीच में आके कोलाइड करेंगे। दोनों हाँ। एक दूसरे को खींच के हाँ, यही दोनों करेंगे। एक दूसरे को खींचेंगे प्रॉपर, तो वो सिचुएशन रहेगी। तो ग्रेविटेशनल फील्ड अगर मैं बोलूं, सो सिंपल है, अ फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस, a field of around any mass due to which it can attract other masses, क्लियर। तो ये हो गया क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड। अब इसकी कुछ खास बात है, जैसे मैंने बताई कि हायर मास विल हैव स्ट्रॉन्गर ग्रेविटेशनल फील्ड, तो कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सो हायर द मास, हायर stronger is the field, okay, higher the mass, stronger the field। अच्छा, ये कहाँ तक होती है, रेंज क्या होती है इस फील्ड की, तो मैंने बताया फील्ड की रेंज बहुत ही ज्यादा मानी जाती है, मतलब एक स्टार किसी बहुत दूर वाले स्टार पे भी बोल सकते हैं कि फोर्स लगा सकता है,
बिटवीन गैलेक्सीज। बिकॉज हाँ, इवन गैलेक्सीज, एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी पे फोर्स लगा सकती है, बट रीजन ये कि दोनों इतने दूर दूर होते हैं तो वो फोर्स काफी कम हो जाता है रिलेटिवली। बट सोचो अगर इस गैलेक्सी को कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा होता तो पक्का आफ्टर इनफाइनाइट टाइम, हमें नहीं पता, ये दोनों पक्का गैलेक्सीज क्या हो जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। क्योंकि कितना भी कम फोर्स हो, अगर उसे कोई बैलेंस करने वाला नहीं है तो थोड़ा तो मूव करेगा ना ये, हाँ, धीरे धीरे आएगा। तो धीरे धीरे आके वो कोलाइड पता है। करेगा ही। तो इसका मतलब ये है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा कभी नहीं होता कि किसी की ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो गई है, नहीं, ग्रेविटेशनल फील्ड पूरा बहुत दूर तक होती है, बस ये है कि वैल्यू कम हो जाती है। मतलब मैं अगर बात करूं कि लेट से अर्थ है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड यहाँ पर जाकर लेट से बची है 90%, थोड़ा और दूर गए यहाँ पर जाकर बची है लेट से 20%, मतलब मैंने बिल्कुल एकदम कम कर दी, यहाँ पर जाकर 10%। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पर जीरो हो गई, नहीं, जीरो तो कभी होगी नहीं, यहाँ पर भले ही 0.001 बचे, जीरो इनफाइनाइट पे जाके ही होने वाली है। क्लियर? तो मतलब ऐसा कोई रेंज नहीं है, ये हाँ, जीरो नहीं होगा। इट इज expanded till infinite, till infinity. Okay, मतलब field is considered zero at where, which point, at infinite इन्फिनिटी। point. ठीक है, तो वो सिचुएशन है। फिर अगर बात करें कि ये दूर जाने पर डिक्रीज होती जाती है, ठीक है, सो it is expanded till infinity and decreases as inverse square law. हाँ, ठीक है, मतलब डबल स्पीड से डिक्रीज होते जाएगी। मतलब अब अगर यहाँ पर लेट से 10 है x डिस्टेंस पे, सो 2x डिस्टेंस पे कितनी हो जाएगी, 2x डिस्टेंस पे 5 नहीं होगी, बताओ कितनी होगी, सोचो, स्क्वायर से कम हो रही है। मतलब अगर x 4x स्क्वायर लेना होगा स्क्वायर डिस्टेंस। 4, 2 का स्क्वायर 4, मतलब कितनी, 2.5 बचनी चाहिए। समझ आया ये कॉमन सेंस? ठीक है, तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ का मतलब होता है कि 1/r² के फॉर्मेट में कम होती है। ठीक है, और इसकी रेंज क्या होती है, इनफाइनाइट तक रहती है। और नेचर क्या सर, होता है, अट्रैक्टिव। हाँ, शेप शेप नहीं शेप होता, शेप देख ही नहीं सकते तो शेप कहाँ से बताएंगे। ठीक है, सो ग्रेविटेशनल फील्ड का शेप नहीं होता, इसके लिए हम समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए वी ड्रॉ ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस, सो दे are not visible, field, it is not visible, it is not visible, that's why it is represented with field lines drawn towards the mass. ओके, तो इस तरीके से होती है, मतलब कुछ इस तरीके से, सपोज एक मास है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो फील्ड है वो हम इस तरीके से बनाएंगे। समझ आया कैसे? दिस विल कॉल इट्स फील्ड। ठीक, और नंबर ऑफ लाइंस विल शो दैट हाउ पावरफुल द फील्ड इज। समझ आया? नंबर ऑफ लाइंस विल शो हाउ पावरफुल फील्ड इज। तो अगर बहुत बड़ा मास होगा, लेट्स से बहुत डेंस मास है, तो फील्ड फिर इस तरीके से दिखेगी आपको। समझ आया? हाँ, मतलब बहुत लाइंस फिट होंगी। बहुत लाइंस होंगी। ठीक है, और ये लाइंस कभी एक दूसरे को कट नहीं करती। मतलब ये लाइंस ऐसा कभी नहीं होगी कि एक लाइन ये और एक लाइन ऐसे आ जाए, आर पार नहीं जाएगी। हाँ, नहीं, आर पार नहीं, ये लाइन से एक दूसरे को कभी कट नहीं करेंगी, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। हाँ, सबका अपना इंडिविजुअल पैटर्न रहेगा। तो यहाँ पर मैं ये पॉइंट समझा रहा हूँ कि
higher field lines means stronger field. Higher field lines means stronger field. क्लियर? तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे फील्ड लाइंस क्या है, कम है, मतलब वीक है ये मास। ठीक है, दोनों सेम साइज दिख रहे हैं बट ये स्ट्रॉन्गर है, ये वीक है। कैसे पता चला? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस से। और एक चीज और, these field lines can never intersect. These field lines never intersect each other. Okay. सर अब इसका कोई वैल्यू भी होगा ना? वैल्यू मींस कैसा? ड्राइंग सबका अलग अलग होगा। मतलब कौन सारे सा masses का, एक्सेलरेशन से हाँ, अट्रैक्ट सारे करेगा? मासेस का नहीं, सारे मासेस का क्या होता है, फील्ड हम चेक करके बनाते हैं। सपोज ऐसे एक रॉड रखी हुई है, एक रॉड रखी है, तो उसकी फील्ड एकदम अलग होगी, उसकी फील्ड आपको कुछ ऐसे ऐसे दिखेगी। ठीक है, ऊपर से नहीं अट्रैक्ट करेगा? आएगा आएगा, उधर से भी आएगा। ठीक, लेकिन अगर ऐसा सर्कुलर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो उसकी फील्ड आपको ऐसे दिखेगी। समझे? तो ये अलग अलग होगी, डिफरेंट स्ट्रक्चर के लिए डिफरेंट टाइप की होगी। ठीक, ये भी फील्ड आएगी ना? हाँ, फील्ड लाइंस एक तो जैसा शेप होगा वैसे फील्ड के रेज पाएंगे। जैसा शेप होगा वैसी ही फील्ड लाइंस होगी। ठीक है, तो ये था ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में। अब बात कर लेते हैं वैल्यू। इसकी वैल्यू भी तो हमें देखनी पड़ेगी ना, अमाउंट वैल्यू वाइज कितना होगा। अच्छा, एक चीज और, ये शेप पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि उसका किस टाइप का शेप है और उसका मास कितना है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक, और एक चीज जो मैंने बताई कि आप कितना दूर चले गए हो उसके अकॉर्डिंग फील्ड लाइंस वहां पर कम होती जाएंगी। ओके, ठीक है। एक तो पॉइंट हुआ कि ये कभी इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। क्या ये ऐसे सर्कुलर क्लोज हो सकती हैं किसी मास के लिए फील्ड लाइंस? ऐसे सपोज एक एरो ऐसे है, एक ऐसे, ऐसे क्लोज, ये एरो भी इधर, ये एरो भी इधर, ये एरो भी इधर, ये एरो भी इधर, ये। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ एरो करा सबसे बड़ी सकते बात हैं? नहीं हो सकती सर कभी भी। इंटरसेक्ट नहीं होते ना वो? इंटरसेक्ट नहीं होते हैं तो इसका मतलब क्लोज भी कभी नहीं बना सकते हैं। तो ये चीज भी ध्यान देना है कि द फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म द क्लोज लूप्स। ओके, सो हाँ, मतलब ओपन रख सकते हैं। हाँ, सो फील्ड लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप्स। दो चीजें याद रखना, कट भी कभी नहीं करेंगे और क्लोज लूप्स भी नहीं बनाएंगी। ठीक है, तो ये फील्ड लाइंस के बारे में हो गया। अब हम वैल्यू पे आते हैं। तो वैल्यू बोली जाती है कि मतलब इंटेंसिटी, वर्ड क्या यूज किया जाता है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। ओके, इंटेंसिटी समझ गए ना, मीनिंग कितना पावरफुल फील्ड है वहां पे, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा, क्या लगता है कैसे पता चलेगा कि ये ज्यादा इंटेंस, मतलब बहुत अच्छी इंटेंस फील्ड है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? अगर मैं मास आपको से। सर मास। मास से। मास तो ठीक है, वो मास तो उस ऑब्जेक्ट का है। आपको कैसे पता चलेगा नहीं इसके पास तो बहुत ज्यादा फील्ड है? आप मास देख ही नहीं पा रहे हो, आप कैसे देख के बताओगे कि नहीं इसके पास बहुत ज्यादा फील्ड है? सपोज आप देख नहीं पा रहे हो, ये मास का साइज तो छोटा है बट आप देख नहीं पा रहे हो कि अंदर कितना डेंस मास है, ये मास कितना डेंस है ये आप नहीं देख पा रहे हो, तो कैसे पता करोगे कि ये स्ट्रॉन्गर फील्ड है या नहीं इंटेंसिटी? सोचो अगर एक ऑब्जेक्ट मैं यहां रख दूं तो ये कितना फोर्स फील करेगा, वही तो है ना इंटेंसिटी। नहीं समझा? हाँ। सोचो एक छोटा सा मास लेके आओ इसके पास, पता चला ये ब्लैक होल जैसा है, तो ये तो मतलब बिल्कुल अट्रैक्ट कर लेगा ना। तो बेसिकली इंटेंसिटी को किससे जस्टिफाई करेंगे? फोर्स। फोर्स से। कितना ज्यादा फोर्स लगेगा, मैं एक मास लेके जाऊंगा
और मुझे किसी भी मास के पास कितना ज्यादा फोर्स लगेगा उससे मैं बताऊंगा कि यार इसके पास कितनी स्ट्रांग फील्ड है। समझ आया क्या? हाँ, इसको चेक करके बता सकता हूँ कि इसका मास देख लिया आपने, साइज देख लिया, वो सब तो ठीक है, बट फील कैसे करेंगे? तो फील कैसे करेंगे समझ आया सबको? कैसे फील करेंगे कि इस मास पे कितना फोर्स। फोर्स फील होने वाला है। ओके, तो लेट्स सी, ये मैंने एक मास ले लिया, इसको मैंने यस सर। m0 ले लिया और मैं इसे x डिस्टेंस पे लेके आया इसके पास। तो अब मैं देखूंगा कि इसे कितना फोर्स फील होगा, उसके अकॉर्डिंग ही मैं क्या बताऊंगा कि यहाँ पर कितनी फील्ड आने वाली है। समझ आया? हाँ, और उसी मास को थोड़ा दूर लेके जाएंगे। तो कितनी फील्ड आएगी वो x पे डिपेंड करेगा ना, कितना x पे लेके हाँ, जाएंगे तो कैसी फील्ड आएगी वहां पर। तो ये तरीका है इंटेंसिटी बताने का। तो देखें इंटेंसिटी कैसे कैसे डिफाइन होती है। इट इज सर डिफाइंड, और इसके यूनिट्स? डिस्कस करेंगे पहले डिफाइन करने के बाद। इट इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास, यूनिट टेस्ट मास बोल सकते हैं, यूनिट टेस्ट मास इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ any other object। ओके, सो फिजिक्स में अगर हमने यूनिट वर्ड यूज कर दिया है तो इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि इंटेंसिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो आई और उससे मत कंपेयर कर लेना। यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये सीधा सीधा बिल्कुल फोर्स है, बट कब? यूनिट मास, मतलब मास वाले ऑब्जेक्ट का डिवाइड करके। तो इसका मतलब ये इस तरीके से डिफाइन है। कैसे? इंटेंसिटी इज, इट इज फोर्स ऑन यूनिट मास, यानी टेस्ट मास जो हमने वो चेक किया हुआ है। तो बेसिकली अगर मैं फॉर्मूला लिखूं इंटेंसिटी का, सो इट इज रिटन एज E इज इक्वल टू एफ अपॉन एम नॉट। ठीक है, तो मुझे लगता है अभी यहां से समझ में आ गया यूनिट क्या हो जाएगा। बताओ यूनिट क्या हो जाएगा इसका? न्यूटन न्यूटन पर बाय केजी। केजी। न्यूटन न्यूटन पर केजी। सो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर केजी। केजी। अच्छा, कुछ याद है न्यूटन को हम क्या लिख सकते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं न्यूटन को। हाँ, हाँ यहाँ पर यस मैं सर। साइड पे लिख लेता हूँ, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड मीटर पर है। सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा केजी केजी कैंसिल आउट हुआ, तो इसका एक और यूनिट आ जाएगा क्या? एक्सेलरेशन का एम एक्सेलरेशन मीटर पर जैसा, सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर मीटर सेकंड पर स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब ये जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है, यही थोड़ी देर में क्या बन जाती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्टली अगर आपने फोर्स में मास का डिवाइड कर दिया तो फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं ना। तो मास कैंसिल आउट हुआ, तो यूनिट इसका कैसा दिखेगा? न्यूटन पर केजी, या फिर एक्सेलरेशन जैसा यूनिट दिखेगा। कैसा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर जैसा। ओके, अच्छा, कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं इसको? डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट तरीके से इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, सो देखें, सपोज अगर मैं एक पॉइंट मास ले लेता हूं, ठीक है, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं पॉइंट मास के लिए। पॉइंट मास, तो पॉइंट मास की बात अगर हम करें तो पॉइंट मास के लिए देखें ई की वैल्यू कैसी हो जाएगी। ये एक पॉइंट मास है, कैपिटल एम। ठीक है, यहाँ पर एक स्मॉल एम नॉट हम लेके आए और हमें चेक करनी है कि यार एक्स डिस्टेंस पे इसकी फील्ड कितनी होगी। ठीक है, एक्स डिस्टेंस पे इसकी फील्ड कितनी होगी ये हमें डिस्कस करना है। तो देखें, फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि यार इसको एक्स डिस्टेंस पे कितना फोर्स लगेगा अपॉन एम नॉट। डन। अच्छा बताओ फोर्स का फॉर्मूला क्या है? इन दोनों के बीच फोर्स का एम फॉर्मूला ए। में एम ए। हमें नहीं लिखेंगे भाई, ये नहीं पता, कुछ और। इन दोनों के बीच कौन सा? जीएमएम एम बाय इंटू स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं, इनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, जीएमएम बाय स्क्वायर। जीएमएम बाई आर वाला।
तो इनके बीच में ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है दोनों के बीच में, ठीक है। तो उसको हमें यहाँ पर लेके आना है, तो होगा G कैपिटल M इंटू स्मॉल m नॉट अपॉन R, मतलब एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो इसको R ही ले लेते हैं तो टेंशन नहीं रहेगी। ये हो गया R स्क्वायर R² बाई m नॉट। तो m नॉट क्या हुआ, कैंसिल आउट हो कैंसिल। गया। आंसर। देखो एक पॉइंट मास का E का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, G उसका मास इनटू कितनी दूर है उसका स्क्वायर। मैंने बताया था इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग चेंज होती है, ठीक है। फिर ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला जैसे ही हो गया पहले बताया वो। हाँ, इंटेंसिटी देख रहे हैं ना, और ये इनडायरेक्टली एक्सेलरेशन जैसा ही दिखने वाला है फॉर्मूला आपको, क्योंकि देखो एक्सेलरेशन ही रहने वाला है, बस ये किसका है, उस मास का है। एक्सेलरेशन किसके मास पर डिपेंड करता है, दूसरे वाले के मास पे, क्योंकि फील्ड किस पे डिपेंड करती है, उसके सेल्फ के मास पे, ठीक है। ये फील्ड हमने किसकी निकाली है, एम ऑब्जेक्ट के लिए निकाली है ना, ये पॉइंट मास है, इसके लिए हमने फील्ड निकाली है, ठीक। अच्छा, फिर बात आती है कि पॉइंट मास हो गया, सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए देखना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉलिड ऑब्जेक्ट से पहले हम देखते हैं, अच्छा तो सॉलिड ऑब्जेक्ट से पहले हम उसे एक शेल देख लेते हैं, हॉलो स्फीयर। हॉलो स्फीयर मतलब उसे हम क्या बोल सकते हैं, शेल। एक शेल पे जो फील्ड होती है वो कैसी होगी। अच्छा, शेल किससे कंपेयर होगा, बहुत सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जिन पे अंदर डेंसिटी क्या होता है, काफी कम होता है। सर मतलब मार्स, सॉरी सैटर्न। हाँ, तो हाँ उतना सर। भी नहीं कम है, उतना भी कम नहीं है सैटर्न का, मतलब और भी अदर प्लैनेट्स हैं जिन पे और बहुत ज्यादा कम रहता है डेंसिटी। तो बेसिकली उनका मोस्टली डेंसिटी कहाँ रहता है, आउटर उसमें। तो अंदर तो खाली टाइप कंसिडर कर सकते हैं ना, हाँ ठीक है। तो ऐसे टाइप के जो होते हैं, जो जिनको अंदर हम थोड़ा सा कैसा कंसिडर कर सकते हैं, हॉलो शेल टाइप कंसिडर कर सकते हैं, उनकी फील्ड एकदम अलग आती है, ठीक है। कैसे आती है देखें, उनकी फील्ड कैसे होगी। तो मोस्टली मास कहाँ पर है, बाहर है, मोस्टली मास कहाँ पर है, आउटर साइड में। आउटर साइड पे। तो इसका मतलब अगर आप किसी तरीके से उसके अंदर कहीं पर भी पहुंच गए, लेट से अंदर आप यहाँ पर पहुंच गए एक्स डिस्टेंस पे, तो अंदर उनके फील्ड होती है हमेशा जीरो। तो ये बहुत ही हाँ अच्छी बात यहाँ पे दिखेगी कि बिकॉज वो अंदर हॉलो है, मास नहीं है अंदर, सो इनसाइड आपको बिल्कुल भी ग्रेविटेशनल फील नहीं फील होगा, आपको जीरो ग्रेविटी वाली फील आएगी। इनसाइड उसकी फील्ड कितनी होगी, जीरो। जीरो। आउटसाइड वैसे ही होगी जैसे हम सॉल्व करते हैं, आउटसाइड कैसी होगी, वही GM/R²। आर स्क्वायर, जी एम बाई आर स्क्वायर। बट एक चीज याद रखना कि ये जो आर है ये सेंटर से ली जाती है, ये मत करना कि अंदर तो सर नहीं होती है, ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे कैलकुलेट करोगे ना तो इसको आर नहीं बोलते हैं, ठीक है। आर हमेशा मैंने पहले सेंटर भी से। बताया था सेंटर से ली जाती है। तो जी सेंटर। आउटसाइड में दिस आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, क्लियर, समझ आया, ये याद रहेगा। यस सर। यस सर। ये हुआ हॉलो शेल का, हॉलो स्फीयर का शेल का। अब आते हैं बड़े प्लैनेट्स मतलब अर्थ लाइक ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो उनका क्या हो जाएगा, उनको हम बोलेंगे सॉलिड स्फीयर। ओके, सॉलिड स्फीयर देखें, सॉलिड स्फीयर मतलब अंदर कुछ तो मटेरियल है और वो इनफ डेंसिटी का भी है, मतलब मास कैरी कर रहा है वो, ये सॉलिड है। तो सॉलिड में ऐसा नहीं होता कि आप अंदर आ जाओगे तो आपको फील्ड नहीं फील होगी, फील्ड फील होगी बट एकदम अलग फील होने वाली है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर यूनिफॉर्म स्फीयर ले लेता हूँ, सॉलिड यूनिफॉर्म स्फीयर। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सर किस सेंस में हम उसे यूनिफॉर्म ले रहे हैं, मतलब हाँ, मास। मास में, मास डिस्ट्रीब्यूशन में, मतलब डेंसिटी में। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत हैवी है, फिर यहाँ पे पोरस है बिल्कुल, फिर यहाँ पे बहुत हैवी है, यहाँ रैंडम नहीं है, ओके। तो मतलब सब जगह एक जैसा ही फील होगा। एग्जैक्टली सब जगह एक जैसा ही मास है, डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, मास डिस्ट्रीब्यूशन सब जगह क्या है, सेम। सेम। मतलब अगर मैं यहाँ पे एक वॉल्यूम ले लूं,
एक ऐसा बॉक्स बनाऊंगा यहाँ पे, यहाँ पर भी सेम बॉक्स अगर बनाऊं, तो अगर इस बॉक्स का मास 1 kg है तो कहीं पे भी उतना बॉक्स लेके जाओ, कितना मास मिलेगा आपको? 1 kg। 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 अर्थ प्योरली यूनिफॉर्म तो नहीं है, सेंटर पे कोर मेटल ज्यादा डेंसिटी है, ठीक है, लेकिन लेट्स हाँ कंसिडर कि प्योर है वो, मतलब यूनिफॉर्म है वो, ठीक है। प्योर यूनिफॉर्म नहीं है बट नियरली यूनिफॉर्म हम कह सकते हैं कि आप कहीं पे भी एक बॉक्स लेके जाओ और आप एक बॉक्स में जितना मास फिल करोगे, सारे जगह पे उतना ही मास उसमें आएगा। यूनिफॉर्मिटी है हर जगह पे, यूनिफॉर्मनेस है। ओके, तो ऐसा करने वाले पे बहुत ही अच्छा होता है और आपको बहुत याद रखना चाहिए, बहुत ही बेटर रहेगा। देखें क्या रहता है, अगर यहाँ से मैं एक्स डिस्टेंस पे हूँ बट मैं इनसाइड हूँ, याद रखें हम इनसाइड है तो क्या होगी, और अगर हम आउटसाइड हैं तो क्या होगी, ठीक है। देखें इनसाइड जो होगी 0 होगी क्या इसमें? नहीं। नहीं इनसाइड होगी, मास होगी। होती है जी एम बाई आर क्यूब इंटू एक्स। ये देखो ये सब कुछ प्री डिफाइंड है, देखो ये बदलेगा क्या? नहीं। ये उसका मास है, उसकी रेडियस है, ये सब तो फिक्स है ना, सिर्फ क्या है एक्स पे। मतलब अगर मैं आधी दूरी पे आपसे पूछूंगा तो कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं सरफेस पे निकालूं, मतलब एक्स की वैल्यू कितनी रखनी है मुझे, सरफेस मतलब एक्स कितना दूर हो गया, रेडियस जितना। रेडियस जितना। अरे भाई ये कैपिटल आर मतलब क्या है, उसकी रेडियस है, ठीक है, और इसका मास सर है, और वो स्मॉलर क्या है? स्मॉल और डिस्टेंस है, डिस्टेंस है बाहर की। मतलब कोई भी डिस्टेंस, आउटसाइड की डिस्टेंस। तो देखो अगर मुझे सरफेस पे देखना है तो एक्स की वैल्यू क्या रख दूंगा, आर जितनी। तो देखो फॉर्मूला किसके जितना जैसा देखिएगा, जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो इनसाइड बस दिक्कत होती है, आउटसाइड कोई टेंशन नहीं है। आउटसाइड के लिए अभी भी फॉर्मूला क्या रहेगा, क्या फॉर्मूला है, जी एम बाई आर आर स्क्वायर, स्क्वायर। क्लियर। तो इनसाइड क्या होती है, इसका मतलब अगर मैंने एक्स 0 रख दिया तब क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू हमने रख दिया आर, तो क्या आ गया, सरफेस आ गया। अगर हमने एक्स 0 रख दिया एट सेंटर, और पे ही है। मतलब एकदम कम लगेगा। सेंटर पे, अरे एक्स को 0 रख दोगे तो कम क्यों लगेगा, कितना लगेगा, 0 0। तो सिर्फ कहां पर 0 होती सेंटर है, में ही है। सॉलिड अर्थ के सेंटर पे जब चले जाओगे वहां आपको एक भी फोर्स फील नहीं होगा, कितना फील होगा, 0। ओके, तो ये वैल्यू याद रखेंगे आप, अर्थ के सेंटर पे फील्ड कितनी होती है, 0। 0। बाकी बाहर तो वही फॉर्मूला चलता है, अंदर फॉर्मूला बदल जाता है जो कि डायरेक्टली डिपेंड करता है किस पे, डिस्टेंस पे। मतलब अगर मैं आपसे एक्स पूछूंगा पे। कि यार ये बताओ आप लोग, आप एक r/4 पर हो और एक लोग r/2 पर है, अब मतलब डिस्टेंस r/4 पर हो, r/2 पे, तो बताओ दोनों के फोर्स में क्या फर्क पड़ेगा। तो भाई r/4 वाले को r/4 टाइम्स फील होगा और r/2 को r/2 टाइम्स, मतलब फोर्स में क्या रिलेशन आएगा, 1/2 का, जबकि बाहर किस पे डिपेंड कर रहा है, आर स्क्वायर, स्क्वायर। आर स्क्वायर। ठीक है। तो आर स्क्वायर पे मतलब फिर दोनों का स्क्वायर करके फिर डिवाइड करेंगे। तो रीजन समझ आया दोनों को, यहाँ पर ये रखने का। एग्जाम्पल के थ्रू कर लेते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू कर लेते हैं तो मुझे लगता है और अच्छे से याद हो जाएगा। अभी समझ आया? यस सर। अच्छा चलो अब कंपेयर करते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू देखें, कंपेयर कंपेयर द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ at number 1 at
a distance at a distance what? At a distance r by 4 and r by 2 from center. Clear? Number 2, at r by 4 and r by 2 distance outside and from the surface. At distance, at r by 4 and r by 2 distance outside and from the surface. Clear? तो दोनों क्वेश्चन समझ आए सबको? मैंने क्या क्या पूछा है देखें, मैं क्वेश्चन बना के बता देता हूँ आप लोग को मैंने क्या क्या पूछा है। ये एक फर्स्ट केस है, ये एक सेकंड केस है। सेकंड केस में मैंने किन 2 पॉइंट्स पे पूछा हुआ है? मैंने पूछा हुआ है बाहर r/2 और r/4 पे। एग्जैक्ट। सो बाहर ये r/4 है और लेट से बाहर ये वो है r/2 पे। तो मैंने इन दोनों को बोल दिया, कुछ इसको बोल दिया A और इसको बोल दिया B। यहाँ पे आपको कंपेयर करना है फील्ड, और ये हमारा अर्थ जैसा है जिसका रेडियस खुद है r। डन? अच्छा, कंपेयर मतलब समझ गया? रेशियो बताना है आपको, EA बाई EB बताना है। और इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? इस क्वेश्चन में अंदर आपको बताना है सेंटर ऑफ अर्थ से। तो ये सेंटर ऑफ अर्थ है, तो ये पॉइंट मान लेते हैं ये A है, और ये पॉइंट ले लेते हैं ये B है। और डिस्टेंस क्या क्या है? A की डिस्टेंस सेंटर से r बाई 4 और दूसरे वाले की सेंटर से r by 2। r/2 ओके, चले तो जल्दी से सॉल्व करें। दोनों को कंपेयर करना मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट फील्ड इंटेंसिटी एट A एंड B बतानी है। तो बताओ, फॉर्मूला पता है ना सबको? बताए फॉर इनसाइड क्या फॉर्मूला होता है? E is equal gm by r cube em by r square into x। r स्क्वायर नहीं, क्यूब। r cube ये r into कट होना x चाहिए ना। और x को इधर रख लेंगे। तो इसका मतलब अगर मैं EA बाई EB पूछूंगा आपसे तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा ना, सिर्फ क्या बचेगा? x बचेगा ना। मतलब क्या आएगा? XA अपॉन XB। और xb ये x कहाँ से लेते हैं? सेंटर से या सरफेस से? सेंटर से। सेंटर से ही लेते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा EA बाई EB का? EA कितना है? R/4 और B कितना है? R/2। तो क्या रेशियो आ गया? 2:1 R कैंसिल और 1:2 आएगा। ठीक है, इसका मतलब B पर फील्ड ज्यादा है A से। आप देख रहे हो? मतलब बाहर जाने पे फील्ड क्या होती है? सेंटर पे 0 थी, बाहर जाने पे तो धीरे धीरे बढ़ेगी। कब तक? सरफेस तक बढ़ेगी, और उसके बाद फिर से इनवर्स स्क्वायर लॉ से कम होने लगेगी। ठीक है, तो ये रेशियो समझ आया आपको सबको? भाई ये रेशियो समझ आया? यस सर। हाँ, तो अगर आपको चाहिए तो मैं फिगर भी बना के बता सकता हूँ। देखो ग्राफ बना के बता देता हूँ। अगर आप लोग को फील्ड का ग्राफ बनाना है, ये क्या डिस्टेंस है, ठीक है? सो ये फील्ड का ग्राफ है। तो इस तरीके से होती है, सेंटर पे कितनी होती है? 0, फिर बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। कब तक बढ़ती रहती है? जब तक कि आप x इज इक्वल टू कहाँ पर नहीं पहुंच जाते? r पर। तो ऐसे बढ़ती रहती है, और फिर जैसे ही r पे पहुंचते हैं और आगे जाते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ से तेजी से ऐसे कम होने लग जाती है। स्टीप। हाँ, एकदम स्टीप। इनवर्स स्क्वायर से तेजी से कम होने लग जाती है। और बढ़ती कैसे? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल से, इसलिए लाइन बनाया है ना। बढ़ती सिर्फ x से है, सिर्फ x से। ओके, तो यहां पर बताया इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा फॉर आउटसाइड? gm/r²। या ये बिल्कुल सिंपल है, gm/r²। अब देखना कि अब अगर आप रेशियो देखोगे तो ये इनवर्स में है ना, 1/r² है, जबकि यहाँ पे क्या था? E प्रोपोर्शनल टू x था। ठीक है ना? तो इसका मतलब अगर हम EA बाई EB करेंगे तो उल्टा रिलेशन आना चाहिए। क्या आएगा? RB बाई RA का स्क्वायर।
समझ आया? बताइए। मैं समझा नहीं, फिर से बताओगे क्या? ये देखा ना, क्या होता है कि जब हम रेशियो निकालते हैं तो कोई चीज अगर डायरेक्ट डिपेंड करती है तो रेशियो भी तो डायरेक्ट डिपेंड करेगा। हाँ अब यहाँ पर रेशियो इनवर्स डिपेंड करता है, तो जब मैं E1/E2 करूंगा तो ये उल्टा हो जाएगा ना, R2/R बनाएगा। हाँ यस सर। ठीक है, डिवाइड करके चेक कर लो, कोई टेंशन नहीं है। 1/RA अपॉन 1/RB, तो सबसे ऊपर जाएगा ना ये। ठीक है, यस सर। यस। हाँ ये हुआ। अब RA/RB की वैल्यू रख दें, R/2 और R/4, करेक्ट है क्या? बताए, इज दिस करेक्ट? बताइए यार, ये मैं करेक्ट कर रहा हूं या नहीं? ये यार कहाँ से लेते हैं बताओ? सेंटर। सेंटर। तो फिर सेंटर। कैसे करेक्ट है? मैंने सेंटर से डिस्टेंस दी क्या? नहीं, हाँ R/2 और फ्रॉम आउटसाइड बोला। ये गलत है, दे आर फ्रॉम आउटसाइड। और जबकि याद रखना है कि ये हमें कहाँ से है? फ्रॉम सेंटर, इट इज फ्रॉम सेंटर। सो दीज आर फ्रॉम सेंटर, तो मतलब अभी हमें करेक्ट करना पड़ेगा, दोनों में क्या ऐड करना पड़ेगा? R आर कैपिटल। ऐड करना पड़ेगा। तो आर भी कितनी दूर है? R/2 पे है, तो हमें आर ऐड करना पड़ेगा। तो देखो इस तरह लिखूंगा मैं, R+R/2, समझ आया? और इसे लिखूंगा R+R/4। तो अगर आप सिर्फ R कर देते तो बहुत अलग आंसर आता। समझ आया? अभी इसे ऐड कर देते हैं, ये कितना हुआ? 3/2R का स्क्वायर, और ये आएगा कितना? 5/4 R का स्क्वायर। डन। अभी स्क्वायर कर देते हैं तो R कैंसिल आउट हो जाएगा। देखो EA/EB कितना आएगा? क्या होगा? 4 का स्क्वायर ऊपर जाएगा, कितना? 16 इंटू 3 का स्क्वायर क्या? 9 9। अपॉन, नीचे 2 का स्क्वायर है 4 इंटू 5 का स्क्वायर है 25। 25। तो 4 से कैंसिल आउट होगा 16, तो टोटल कितना आ जाएगा? 36/25। ओके, सो समझ आया यार कि किस तरीके से हमें रेशियो और केयरफुल रहना है, कौन सी डिस्टेंस सेंटर से है, कौन सी नहीं है, वो थोड़ी सी हमें केयरफुल रहना है उस चीज को लेके। तो बताएं, ग्रेविटी ऑफ अर्थ समझ में आया आप लोग को? अभी आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। ये अभी फील्ड ऑफ अर्थ है कि इंटेंसिटी कैसे बदलेगी। ओके, फील्ड के बारे में सबको क्लियर समझ में आ गया? फील्ड कैसे यस सर। करते हैं? ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट है हमें जो स्टडी करना है, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो नेक्स्ट पॉइंट हम स्टडी करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये किसी भी प्लैनेट का हो सकता है, ऑल्दो हम डिस्कस अर्थ के लिए करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, बट मैं अभी इसे जर्नल ले रहा हूं क्योंकि ये किसी भी प्लैनेट के लिए हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो कैसे पता चलेगा अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है? तो बहुत ही सिंपल है। सपोज ये अर्थ है और यहाँ पर जो हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, तो लेट से पहले अर्थ के बारे में बात करते हैं। तो अर्थ का पहले हम डिटेल चेक कर लेते हैं कि अर्थ का जो है सेंटर से लेट से रेडियस R है और मास m है। तो अगर ये अर्थ है तो इसके कुछ वैल्यूज हमें याद रखने चाहिए। तो अर्थ का जो मास होता है, मास वो नियरली होता है, अर्थ का मास नियरली होता है 6 इंटू 10⁻24 kg। देख रहे हैं पावर? ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, रेडियस जो होती है वो होती है 6400 किलोमीटर्स। मतलब अगर मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो क्या आ जाएगी? 6.4 इंटू 10⁻3 किलोमीटर। तो अगर मैं मीटर में देखूं तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1000। तो क्या आ जाएगा? 10⁻6
मीटर। क्लियर है यार सबको? यस सर। ओके, तो अभी मैं कैलकुलेट करना चाह आप रहा फिर से था, बता सकते हो क्या, मेरा कनेक्शन गया था। जस्ट वैल्यूज है। अर्थ का मास इतना होता है और अर्थ की रेडियस इतनी होती है। अभी देखो यहाँ पर लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है, m मास का ऑब्जेक्ट है ये। तो अब हमने बताया कि यार अर्थ इसको अपनी तरफ फोर्स से पुल करेगी। तो अर्थ जब इसे पुल करेगी तो इसका मतलब इस पे क्या आ जाने वाला है, एक एक्सेलरेशन आ जाने वाला है। तो हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। क्लियर? सो इसका मतलब अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो एक्सेलरेशन भी तो यही होता है ना, फोर्स ओवर मास। कैसे डिफाइन होता है? फोर्स ओवर मास। तो फोर्स ऑफ अर्थ देखें अगर उस ऑब्जेक्ट में, तो वो कितना लग रहा होगा? फोर्स ऑफ अर्थ हो जाएगा जी एम इंटू एम इंटू वो कहाँ कितनी दूर है। तो हमें तो अर्थ के सरफेस पे चेक करना है ना। तो अर्थ के सरफेस पे अगर हम चेक कर रहे हैं इसे, इस ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस पे चेक कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? डिस्टेंस फिर कितनी हो जाएगी? सिर्फ रेडियस जितनी हो जाएगी। ठीक है, सो एक्सेलरेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम कहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं? एट सरफेस ऑफ अर्थ। सो एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, not on the surface, near the surface of earth, I'll say near the surface of earth। अच्छा, नियर का मतलब ये है कि क्या पॉइंट होगा वहां पर, देखें। सो नियर का मतलब ये है कि यार जो 6400 किलोमीटर के लिए नॉर्मल सी वैल्यू हो, मतलब आप 6400 में 1 ऐड कर दोगे तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाएगा क्या? अगर 1 किलोमीटर नहीं, सो अगर मैं इसमें इवन 10 किलोमीटर भी ऐड कर देता हूँ तो कोई बड़ा डिफरेंस आ जाएगा क्या? नहीं। सो ये जो वैलिड है वो किस किस नियर रेंज के लिए वैलिड है? 1% तक चल जाता है। ठीक है, मतलब कब तक चल जाता है? 64 किलोमीटर तक हम मान सकते हैं कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, सो नियर द सरफेस ऑफ अर्थ में हम डिस्टेंस क्या यूज करेंगे? आर, रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन एम। तो एम क्या होगा? बेसिकली कैंसिल आउट हो जाने वाला है। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ आने वाला है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और स्मॉल जी का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा जी एम बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर। और एट सरफेस क्या होगी? आर मतलब रेडियस ऑफ अर्थ होगी। ठीक है, तो ये हो गया इसका फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलिए अब सॉल्व कर देते हैं इसकी वैल्यू एट सरफेस ऑफ अर्थ। ये कहाँ पर है? एट सरफेस ऑफ अर्थ, not at near the surface of earth, I should say near the surface of earth। अच्छा, अभी देखें इसकी वैल्यू सॉल्व कर देते हैं। वैल्यू ऑफ जी, वैल्यू ऑफ जी देखें क्या होगी। सो जी इज इक्वल टू कितना है? जी एम बाई आर स्क्वायर। सो वैल्यू रखे, जी की वैल्यू कितनी है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। एम की वैल्यू कितनी है? 6 इंटू 10 टू द पावर 24। ये वैल्यू जो होती है 6 से थोड़ी सी कम होती है, 5.997 ऐसे कुछ होती है, बट लेट्स कंसिडर इट 6। हम अप्रॉक्सीमेटेड देखें और ये वैल्यू जो होगी आर की वो हो गई 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 का 6। स्क्वायर। अगर इन सबको सॉल्व करें, मैं 6 नहीं लूँ, एग्जैक्ट वैल्यू 5.97 समथिंग है वो ले लेंगे, तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू सॉल्व होकर आ जाती है। जी की जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है वो आती है 9.81। ठीक है, तो सरफेस ऑफ अर्थ पे हम जी की वैल्यू क्या लेते हैं? 9.81। ऑल्दो मैं नहीं लेता हूँ, मैं हमेशा 10 से ही सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन को, टेंशन नहीं है ज़्यादा, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू होती है, हम इसे सॉल्व करके देख सकते हैं। तो ये था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है किसी भी प्लैनेट का, उस पे सरफेस पे कैसे चेंज होगा। ठीक है, अब ये जी की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे डिपेंड कर रही है। किस पे? प्लैनेट के मास पे डिपेंड कर रही है, प्लैनेट के साइज पे डिपेंड कर रही है,
साइज मतलब उसका रेडियस पे डिपेंड कर रही है। इस अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे ये डिपेंड कर रही है ना। तो इसका मतलब हम देख सकते हैं कि ये जो जी है इसको क्या क्या फैक्टर्स इफेक्ट करने वाले हैं। तो सोचो अगर मैंने उस प्लेनेट का साइज डबल कर दिया तो क्या होगा, जी कितना हो जाएगा, जी डबल हो जाएगा क्या? कोई गेस, जी कितना हो जाएगा अगर मैं एक प्लेनेट का साइज डबल कर दूं? सर मास उतना ही रखा है। सर हमने मास उतना ही रखा है। नहीं, मास उतना नहीं रखा है, ठीक है। ये मैं डिफरेंट क्वेश्चन करा दूंगा आप लोग को, पूछ लूंगा आपसे कि एक बार जब हम मास उतना ही रखेंगे और एक बार जब हम दो अलग अलग ऑब्जेक्ट ले लेंगे बिल्कुल सेम मटेरियल का, उसका डबल ऑब्जेक्ट, तो दोनों का जी क्या होगा उस टाइप पे। हाँ सर, अगर मास उतना ही रखा तो 1/4 में होगा, क्योंकि उसका रेडियस डबल होगा ना। एग्जैक्ट, वेरी गुड वेरी गुड, ये बहुत ही अच्छी बात थी। अगर हमने इसका मास उतना रखा और इसको एज अ बलून टाइप पे एक्सपैंड करा दिया, तो अगर ये एक्सपैंड हो गया डबल साइज का तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी ना। स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 1/4 हो जाएगा ग्रेविटी, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ठीक है, ये अच्छी बात है। ये दोनों चीजें हम जो है एज अ क्वेश्चन डील कर लेंगे। तो बट हम देख लेते हैं कि जी किन किन बातों पे डिपेंड करता है, ठीक है। सो ये देखते हैं, पॉइंट वाइज स्टार्ट कर लेते हैं। नंबर 1, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी, इफेक्ट ऑफ डेंसिटी। क्या डेंसिटी का इफेक्ट क्या आने वाला है जी पर, देखें। सर बहुत ज्यादा आने वाला है, क्योंकि मास बढ़ जाएगा ना। हाँ, तो डेंसिटी मतलब बहुत ज्यादा वो होगा। तो देख लेते हैं फॉर्मूला, हमें बस थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा, काम बन जाएगा। बताओ फॉर्मूला क्या है, GM/r²। आर आर स्क्वायर। स्क्वायर। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला है जिसमें डेंसिटी आ जाएगी, मास में हाँ, एम में ही आएगी, m में आएगी। डेंसिटी का फॉर्मूला क्योंकि किसी जी को याद है? कांस्टेंट है। किसी को याद है डेंसिटी का फॉर्मूला? m/v। एग्जैक्टली, वेरी गुड। सो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास ओवर वॉल्यूम। वॉल्यूम। तो इसका मतलब मास को मैं क्या लिख सकता हूँ, डेंसिटी कैपिटल M। वॉल्यूम। देखें, क्योंकि मुझे मास को रिप्लेस करना है ना डेंसिटी से, सो मास को क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। 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 तो ये हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा, लेटर्स क्या यूज करते हैं हम डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने का? किसी को याद नहीं, डेंसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या लेटर यूज करते हैं? ऐसा टाइप का लेटर कुछ बताया था मैंने, हाँ हाँ, ये लास्ट ईयर था। ठीक है। इसको रो बोलते हैं ना। रो बोलते हैं, वेरी गुड, इसको बोलते हैं रो। तो डेंसिटी के लिए हम क्या लेटर यूज करते हैं, रो यूज करते हैं। तो हाँ हाँ देखिए मास m इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी, दैट इज रो, इनटू वॉल्यूम, ठीक है। हाँ, और ये रो का थोड़ा सा इधर रहता है ना, हाँ, लेफ्ट साइड में। थोड़ा सा लेफ्ट में इस तरीके का रहता है, ठीक। तो अब मैं उतना स्टाइलिश नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, चलो बना देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। ये ऐसा रहता है, इसे बोलते हैं रो, ठीक। तो मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये हम लिख सकते हैं, मास को क्या लिख सकते हैं, देखें, जी इज इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अच्छा, एक सॉलिड स्फीयर के लिए बताओ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग को बताया हुआ है। 4πr³ होता है। वेरी गुड वेरी गुड। तो G इज इक्वल टू जी इंटू डेंसिटी को क्या लिखेंगे, रो, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, फोर पाई। 4/3 पाई r³, ये होता है वॉल्यूम का फॉर्मूला। हाँ, ये एक बार वासु सर ने बोला था, स्कूल में अभी नहीं किया है। ओके, स्कूल में क्लास 10th में रहता है, क्लास 10th में मेंसुरेशन करके एक चैप्टर आता है, वहां पे आपको नो सर, 9 में भी है सरफेस 9th एरिया में, वॉल्यूम का, ओके ओके, उसमें लेकिन रहता है। अभी कवर नहीं हुआ है। ओके, कोई बात नहीं, तब आप लोग कवर कर लेंगे इसको। अभी के लिए मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ कि ये फॉर्मूला किसका है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। सो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सर ठीक है। सॉलिड स्फीयर ना। बेटा वॉल्यूम तो उतना ही रहेगा चाहे सॉलिड हो या हॉलो हो, हाँ ठीक है। बट ठीक है, हॉलो के अंदर मास नहीं रहेगा तो डेंसिटी का मतलब ही नहीं बचेगा, बट वो सारी चीजें अपार्ट है। वॉल्यूम का यही फॉर्मूला होगा, सॉलिड हो या हॉलो हो। अब हाँ। बताओ, देखो r² कैंसिल आउट हो जाएगा, तो देखो जी किस पे डिपेंड करेगा, जी डिपेंड करेगा जी
इंटू into 4/3 rho। पाई को बाहर ले आते हैं, 4/3 पाई जी रो इंटू आर। हाँ ठीक है, क्योंकि r इन square बातों पर डिपेंड करेगा जी। तो अभी इनका यूज आपको समझ में आने लगेगा। क्या मैं ये यूज बोल सकता हूँ कि बेसिकली जी डेंसिटी पे भी डिपेंड करेगा और डायरेक्ट रेडियस पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि ये हाँ क्योंकि पाई और ये 3 तो कांस्टेंट ही है ना। कांस्टेंट है, तो डेंसिटी इनटू रेडियस पे डिपेंड करेगा, ये इसका मतलब है। जी इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इनटू रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट। ओके, तो जी इज प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी इनटू रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट। चले, तो ये सिचुएशन हो गई हमारी जी के बारे में कि जी पे डेंसिटी का इफेक्ट कैसा होगा। तो डायरेक्टली डिपेंडेंट होगा। अगर मैंने डेंसिटी डबल की तो सीधा क्या हो जाएगा, जी डबल हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जांपल के थ्रू देखते हैं यार, एग्जांपल के थ्रू सीख लेंगे बहुत ही अच्छा। क्या जैसे आपने पूछा अभी सर में, हाँ बताएं। वो जो कांस्टेंट्स है ना उनका वैल्यू 2.79 इंटू 10⁻⁻10 आ रहा है। चलेगा, वो कभी हमसे ऐसा पूछा नहीं जाता क्वेश्चन एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, तो जरूरत नहीं है। हमें हमेशा क्या कराया जाता है, कंपेयर। और कंपेयर करने में हमें पता है कि प्रोपोर्शनल काम आता है, क्योंकि कांस्टेंट क्या हो जाते हैं, कैंसिल। कंपेयर हाँ करने में कांस्टेंट वैल्यू कैंसिल हो जाती है, तो हमसे कंपेयर के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम उसी पे फोकस करेंगे। तो देखें, कंपेयर कुछ ऐसा है, सपोज 2-3 टाइप पे कर लेते हैं। कंपेयर द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at the surface of two planets of nearly same material and double the size। ओके, सो डबल द साइज, इसका मतलब क्वेश्चन क्या है, कुछ इस टाइप का है, आपको दिया हुआ है। अगर मैं कंपेयर करके बनाऊं तो कुछ ऐसा है कि दो डिफरेंट प्लैनेट है जिनका आपको कंपेयर करना है, एक ये है और एक उसका डबल साइज है। ठीक है, तो लेकिन मास सेम ही है। हाँ, मास सेम है क्या, नहीं, देख लेते हैं। ये प्लैनेट नंबर 1 है, ये प्लैनेट नंबर 2 है। ठीक, तो मैंने कहा क्या कहीं पे कि उनका मास सेम है, हाँ सिर्फ मटेरियल मटेरियल नियरली सेम है। सेम। मटेरियल का मतलब क्या चीज सेम है, डेंसिटी। डेंसिटी सेम है। तो अभी देखना क्वेश्चन, देखिएगा कि स्टूडेंट्स लोग क्या गलती कर देते हैं। वो ये करते हैं कि क्वेश्चन में क्या गिवन है, मटेरियल सेम। सो मटेरियल सेम का मतलब है डेंसिटी सेम है। क्लियर, मटेरियल सेम का मतलब क्या सेम है, डेंसिटी सेम है। तो क्या हाँ दोनों के मतलब मासेस सेम होंगे क्या, नहीं। मासेस सेम नहीं होंगे। तो इसका मतलब अगर मैं लिखूं G इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है, और वहां से मैं कंपेयर करूं क्या, G1/G2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर, R1/R2। उल्टा है भाई रिलेशन, R2 हाँ बाई R1 का स्क्वायर। ओके, तो इसका मतलब R2 कितना है, 2R है, और ये R है, इनका स्क्वायर, तो ये आ जाएगा कितना, 4 टाइम्स। तो क्या ये करेक्ट आंसर होगा, नहीं, नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, यही हम बता 1/4 है क्योंकि एक R ऊपर बचता है ना जो हाँ, हमने। तो इसका मतलब ये है कि मटेरियल सेम है, मतलब हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना चाहिए, बिकॉज जो मास, हमने कांस्टेंट वाला यस, निकाला था उसमें। बिकॉज मास इज नॉट सेम। सर मतलब सिर्फ R ही डिपेंड करने वाला है हाँ क्योंकि फोर बाई एग्जैक्टली थ्री तो जी फॉर्मूला पाई क्या है, और वो फोर बाई रो थ्री भी इधर पाई जी, सेम हो गया। इन सबको भूल जाइए, रो और आर पे फोकस करिए। अभी तो रो भी लेकिन रो क्वेश्चन भी पे सेम दे दिया है, कांस्टेंट कर दिया है, वो कैंसिल आउट होगा। तो बिकॉज रो इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब वो भी कांस्टेंट कर दिए, तो रो भी हट गया कैंसिल आउट हो जाएगा, सीधा क्या दिखेगा, जी प्रोपोर्शनल टू आर। R। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, G1/G2 की वैल्यू क्या आएगी, R1/2। R2 सर मैंने यही इसका बोला मतलब, था। हाँ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये R हो जाएगा और ये 2R हो जाएगा। तो इसका मतलब रेशियो दोनों का क्या आ जाएगा, 1/2। प्लैनेट 1, यस, सो प्लैनेट 1/2 का रेशियो आ जाएगा
1/2। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी पूछ लेता है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, G2 विल बी 2 टाइम्स ऑफ G1। ये तो हाँ मतलब ऑप्शंस पे। ऑप्शन पे डिपेंडेंट है, वो देख लेंगे कि रेशियो को उसने कैसे लिखा हुआ है। डन, समझ आया इस फॉर्मूले का यूज? यस सर। अच्छा, अभी क्वेश्चन बदल देते हैं थोड़ा सा, देखें कि कभी ये फॉर्मूला यूज नहीं करना, मतलब ऐसा थोड़े ना कि पूछा भी नहीं है तब भी डेंसिटी लगा दिए हो। देखें, हाँ, सो एन ऑब्जेक्ट इज एक्सपेंडिंग, ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, स्टार वगैरह कुछ भी, इज एक्सपेंडिंग, देन फाइंड द रेशियो of acceleration due to gravity okay, acceleration due to gravity at its surface when its size is doubled, तो अभी देखो क्वेश्चन से समझ आ रहा है कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दो अलग अलग प्लेनेट दिए है, नहीं, पहले एक छोटा प्लेनेट था एक आर रेडियस का, वो ही क्या हो गया है अभी, बड़ा हो गया। एक्सपैंड हो गया है। तो इसका मतलब क्या कोई नया मास आ गया है क्या वहां पर? नहीं, मास तो वही रहेगा ना, बस क्या हुआ, एक्सपेंड हो गया है। सो एज इट इज एक्सपेंडिंग, यस, सो एज इट इज एक्सपेंडिंग, तो मास क्या है, कांस्टेंट है। डेंसिटी सेम होगी क्या? नहीं, क्योंकि डेंसिटी क्या होती है, मास ओवर वॉल्यूम। हाँ तो वॉल्यूम तो बढ़ गया। तो मतलब डेंसिटी क्या होगा, इसका मतलब कम, तो डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे क्योंकि डेंसिटी कांस्टेंट नहीं है। तो इसका मतलब इस वाले में कौन सा फॉर्मूला काम कर जाएगा, सिंपल, GM अपॉन आर स्क्वायर। बहुत ही अच्छी बात है कि ये दोनों क्या है अभी कांस्टेंट है, तो कोई टेंशन नहीं होने वाली है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। क्लियर? तो ये कांस्टेंट है, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से अगर मैं देखूं कि G1/G2 का रेशियो क्या आएगा, तो वो हो जाएगा R2/R1 स्क्वायर। तो R2 कितना है, डबल हो चुका है, 2R जितना एक्सपेंड हो गया है, पहले कितना था, R जितना, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना रेशियो आएगा, 4। 4R रेशियो 4 आ जाएगा, या फिर आप बोल सकते हो कि जो G2 है वो कितना हो जाएगा, G1/4 हो जाएगा। हाँ 4G2 = G1। ठीक है, हाँ, रेशियो भी क्वेश्चन में पूछ सकता है कभी कभी, और कभी कभी। अच्छा, एक चीज और याद रखना कि बहुत ही ज्यादा जल्दी मत करना, कभी एग्जाम में आंसर अगर एक 4 दिया और एक 1/4 दिया है और रेशियो पूछा है, फिर से एक बार क्वेश्चन रीड करना कि मतलब G1/G2 पूछा है या G2/G1, एकदम उल्टा हो जाएगा ना उसके वजह से। तो केयरफुल रहना है थोड़ा सा, जब भी कभी सर आंसर क्या, में, मैं समझी नहीं। सपोज आंसर में जो ऑप्शंस है वो ये है 2 1/2, सॉरी 1/2, 4 1/4। तो कभी अगर एग्जाम में ऐसे दिए हो 4 भी है 1/4, आपने कैलकुलेट किया 4, तो तुरंत रुक नहीं जाना, आप फिर से क्वेश्चन रीड करो कि क्वेश्चन में कहीं उसने G2/G1 तो नहीं पूछ लिया आपसे। G2/G1 पूछेगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/4। 1/4। तो केयरफुल रहना है, तुरंत नहीं मार्क करना, अगर 2 दिखे तो फिर से रीड करो कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइनल टू इनिशियल तो नहीं पूछ लिया। ठीक है, तो वो चीज थोड़ा सा तो केयरफुल रहेंगे, जैसे पूछेंगे वैसे देने। हाँ, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे। तो मुझे लगता है डेंसिटी का रिलेशन सबको समझ आया। यस सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हाइट। अगर हम सरफेस के ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, सो नेक्स्ट है हाइट एबव अर्थ सरफेस। अर्थ मैंने यूज कर दिया, किसी भी प्लेनेट के लिए यूज हो सकता है ये। ठीक है, तो मतलब देखें क्या सिचुएशन है, सपोज प्लेनेट अर्थ और उससे हम किसी हाइट पे जा रहे हैं। ठीक है, ये लेट से h हाइट पर हम बात करते हैं,
तो यहाँ पे उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या फील होगा वो हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है, एट हाइट h। अच्छा ये है कितनी, ये तो r है रेडियस। अच्छा स्मॉल r क्या होता है, स्मॉल r अगर हम बात करें तो स्मॉल r जनरली किसे दिखते हैं हम, r हो गई रेडियस, स्मॉल r होती है टोटल डिस्टेंस, डिस्टेंस। स्मॉल r मतलब मैं प्लस टोटल, रेडियस। यस। सो ये हो गई, एक्चुअली इसे हम बोलते हैं स्मॉल r, टोटल सेंटर से डिस्टेंस। सो वो अभी आपको क्लियर दिख रहा है कि वो क्या हो जाएगी, r प्लस h, ठीक। तो अगर मुझे ग्रेविटी देखना है एट अबव h हाइट, तो क्या होगी g की वैल्यू, लेट्स से हम बोल रहे हैं g डैश। सो एट सरफेस ऑफ अर्थ, एट सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ पर वैल्यू कितनी है, लेट्स से दैट इज g इज इक्वल टू gm बाई r स्क्वायर। स्क्वायर। अच्छा एट h हाइट अबव, h हाइट अबव वो कितनी हो जाएगी, तो वो फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, याद है बताया कि अर्थ सरफेस से बाहर जाएंगे तो क्या होगी, सेंटर से पूरी डिस्टेंस यूज करेंगे आर स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीएम बाई आर प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। अगर आपसे पूछे कि जी डैश कितना हो जाएगा तो रेशियो निकाल सकते हैं हम। देखें रेशियो क्या आ जाएगा, जी डैश ओवर जी, तो क्या होगा रेशियो, जीएम तो कैंसिल हो जाएगा, क्या था दोनों में, सेम था, कांस्टेंट था, सिर्फ क्या बचेगा, इनवर्स का रिलेशन बचेगा ना। मतलब जब मैं जी डैश लिखूंगा तब ऊपर क्या आएगा, ये आर प्लस एच नीचे आएगा और ऊपर क्या रहेगा, आर का स्क्वायर। आर तो स्क्वायर। बेसिकली हम इसे लिख सकते हैं आर बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। कोई डाउट किसी को इसमें, नो सर। ओके वेरी गुड। तो ये पॉइंट हो गया हमारा क्या, अगर किसी हाइट पर हम पूछे। बट अभी एक प्रॉब्लम समझना, इस फॉर्मूले में एक प्रॉब्लम है। अगर मैंने पूछा चलो 2 किलोमीटर अबव बताओ क्या रेशियो होगा, देखना मैं दो चीजें आपसे पूछता हूं, ठीक है। लेट से यहां पर पूछे, एग्जांपल वाइज देखेंगे, फाइंड, इस फॉर्मूले की प्रॉब्लम आपको समझ में आएगी, फाइंड द जी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी at 3200 किलोमीटर एंड 32 किलोमीटर। समझ आया क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा तो क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन की सिचुएशन, अब मैं दोनों आपको कंपेयर करके बताता हूं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट बताओ, देखिए फर्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, जी डैश कितना हो जाएगा, जी डैश ओवर जी, ये होगा आर ओवर आर प्लस एच, कोई डाउट इसमें, नो। अच्छा आर अर्थ की रेडियस कितनी है 6400, और अगर ये मैं देखूं तो ये क्या लिखी हुई है, आधी वैल्यू है। आधी वैल्यू है, हाफ है। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एच अगर 3200 किलोमीटर है, मतलब एच कितनी है, अगर आर बाई टू जैसी है, तो फिर मैं ये किलोमीटर क्यों लिख रहा हूँ, मैं आर बाई टू ही करके लिखूंगा ना, क्योंकि मुझे पता है कैंसिल होने वाला है। हाँ। आर प्लस आर बाई टू, अब इसका स्क्वायर करना है, तो देखो यार सॉल्व करके, ये आर प्लस आर बाई टू कितना हो जाएगा, 3/2 आर, देखिए आर प्लस आर बाई टू 3/2 आर हो गया, आर आर हाँ हाँ। कैंसिल आउट हुआ, 2 ऊपर चला जाएगा, तो देखो जी डैश इज इक्वल टू और कितना, 3 नीचे आएगा। हाँ दोनों का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/3 का 9। स्क्वायर कितना, 9 टाइम्स ऑफ जी। आप समझ रहे, 4/9 टाइम्स ऑफ जी। सर ये मतलब ये ऑलमोस्ट हाफ हो गया। हाँ आगे हम सॉल्व करके देख लेंगे एज पर द आंसर, एज पर द आंसर अगर आपको चाहिए तो आप 4/9 इंटू 9.8 आगे सॉल्व कर सकते हैं फर्दर, जो भी आपको सॉल्व करना है। समझ आया, तो ये हम कर लेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड चलेगा, बट ये थॉट समझ में आया आपको कि इसका यूज क्या है। अब अब प्रॉब्लम देखना इस फॉर्मूले की, जब मैं दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, नंबर 2। अब देखो ये तो आर के रेस्पेक्ट में तो बहुत कम है, देख रहे हो ना 32 किलोमीटर,
तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे वैल्यूज को अगर आप सॉल्व करोगे तो बहुत बड़ा वैल्यूज आ जाएगा, मतलब उसको कैलकुलेट करना टफ हो जाएगा। चलो ठीक है, 32 किलोमीटर को मैं कुछ और रैंडम लिख देता हूँ, मतलब 32 किलोमीटर भी लेट से ज्यादा ही है। R/20। हाँ, कुछ कुछ रैंडम से लिख देता हूँ, लेट से मैं लिख देता हूँ 42 किलोमीटर, एकदम रैंडम से लिखता हूँ। तो देखें प्रॉब्लम क्या मैं बताना चाह रहा था कि तब मैं जी डैश बाई जी करूंगा, अभी आर से तो रिलेट नहीं हो रहा ये, तो मुझे वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो अगर वो आर से रिलेट नहीं हो रहा है तो सॉल्विंग देखो कितनी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। फिर यहाँ पे 42 करूंगा, तो सोचो आप 6400 में अगर कोई बड़ा नंबर होता तब ठीक है, लेकिन ये तो जस्ट 6442 है। आप देख रहे हो इसको सॉल्व करना कितना टफ हो जाएगा, बहुत ही नियरेस्ट है ना। ठीक है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये सही तो है, बट अभी उस पॉइंट का स्क्वायर भी तो करना पड़ेगा ना हमें। तो समझ लो कितना हाँ, क्वेश्चन होगा। तो ये टफ टू सॉल्व है, ऐसा कुछ नहीं है कि गलत है, ये गलत है क्या, नहीं, सही है, नहीं, बट इट टाइम इज टू कंज्यूमिंग। सॉल्व, या टू सॉल्व। इसको वो अल्टरनेट मेथड है क्या? अल्टरनेटिव। हाँ, तो अल्टरनेट मेथड हम इसका देखेंगे। तो ये भी समझ आया ये फॉर्मूला कब यूजफुल है, जब थोड़ा सा ये वैल्यू आर के रेंज में है, मतलब ऐसा दिया है r/2, r/6, r/4 ऐसे दिया है, तो आप समझ जाओगे कि क्या यूज करना है। अगर ऐसा किलोमीटर वाइज दिया है तो फिर आपको डिफरेंट अल्टरनेट मेथड देखना है। तो यहाँ पर देखेंगे हम एक अल्टरनेट मेथड। बट ये मेथड सिर्फ कब के लिए यूजफुल है ये भी देखेंगे। ये यूजफुल है, रेड कलर से लिखूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हेन व्हेन हाइट इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस ऑफ अर्थ। हाँ, समझ आया, लिमिटेशन ये है इस पे। लिमिटेशन है, ऐसा हर जगह पे नहीं लगा देना है। कब है, जब आर बहुत ही छोटा है, मतलब कितना, सर नियरली एट बहुत ही छोटा है। 1%, नियरली 1%, 1% मतलब कितना, 64 किलोमीटर, चलो 5% तक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ नियरली 5% तक हम ये लगा सकते हैं लॉजिक। तो देखें क्या लॉजिक है, लॉजिक ये है दैट जी डैश बिकम्स जी 1 माइनस 2h अपॉन आर। ठीक, अभी देखें, अभी थोड़ा सा आपको डर लग रहा होगा कि ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला बना दिया, तो इतना बड़ा कुछ फॉर्मूला नहीं बना। अब देखो कि ये जी तो पहले था, जी तो पहले था, और अभी कितना कम हो गया, जी का 2h/r टाइम्स कम हो गया ना, इतना लेस हो गया। तो ये बेसिकली क्या है, ये चेंज हो जाएगा ना, कि डिक्रीज कितना हो जाएगा जी। समझ आया, ये क्या है, ये पूरा है चेंज इन जी। ये क्या है, डेल्टा जी। हाँ डेल्टा जी, इट इज चेंज इन जी, दैट इज डेल्टा जी। तो अगर कभी हमें ये देखना पड़े कि व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज, तो याद है परसेंटेज कैसे निकालते हैं, चेंज इन जी अपॉन ओरिजिनल जी। ठीक है, तो इसका मतलब कभी अगर क्वेश्चन पूछे परसेंटेज चेंज इन जी, तो कैसे आंसर आ जाएगा परसेंटेज चेंज इन जी, इसका मतलब होगा डेल्टा जी ओवर जी इंटू 100। तो मतलब वैल्यू कितनी आएगी, सिंपल है, जी तो डिवाइड में जाएगा, बचेगा सिर्फ कितना 2h/r इंटू 100। तो ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा फार्मूला बन जाता है, और इसको हम तुरंत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वो जो एग्जांपल हमने प्रीवियस सॉल्व किया अभी उसे हम अभी अच्छे से सॉल्व करेंगे। हाँ आदित्य, एनी डाउट? नो सर, वो गलती से हो गया। ओके, सो एग्जांपल, द वैल्यू ऑफ जी एट द सर वैल्यू, हमें एग्जाम में सिर्फ इसका कंपैरिजन ही आता है क्या, हाँ न्यूमेरिकल्स नहीं? कंपैरिजन ही आता, न्यूमेरिकल बहुत लेंदी होगा, जी की वैल्यू रखना फिर एम की वैल्यू रखना टफ होगा, सो हमेशा कंपैरिजन ही आता है। सो द वैल्यू हाँ, ऑफ जी, रेशो पूछता है। yes, so the value of g at let's say 50 kilometer above earth surface,
देखें रिलेटिवली कितना इजी हो जाएगा, डायरेक्ट हम बता सकते हैं। बताएं द वैल्यू ऑफ जी कितनी हो जाएगी, जी डैश इज इक्वल टू जी, जो भी अर्थ सरफेस पे वैल्यू देगा 9.8 देगा तो 9.8, अदरवाइज 10, 1 माइनस 2h बाई आर। आर। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व कर देंगे, जी 1 माइनस 2 इंटू 50 डिवाइडेड बाई आर, आर दैट इज 6400। ठीक है, और फिर सॉल्व करके अपना 0 0 रेडी कट। कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब आप सोचोगे सर इसे मैंने मीटर में क्यों नहीं लिया, क्योंकि इसे भी मैंने किस में लिया है, किलोमीटर। किलोमीटर में, तो दोनों के किलोमीटर कैंसिल है। अब इसे हम सॉल्व कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी। लेट्स से क्वेश्चन में पूछता द वैल्यू ऑफ जी एट 50 किलोमीटर और द परसेंटेज चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी पूछे अगर, मतलब लेट्स से पूछे ऑल्सो फाइंड द परसेंटेज चेंज so also find the percentage change in value of g। पता है परसेंटेज चेंज क्यों पूछ लेता है, रीजन ये है कि परसेंटेज चेंज अगर पूछेगा तो आपको जी देने की जरूरत नहीं है कि ओरिजिनल जी कितना था। ओके, तो परसेंटेज चेंज भी पूछ सकता है हमसे। तो परसेंटेज चेंज कितना हो जाएगा यहाँ पर, परसेंटेज चेंज इन जी क्या था 2h बाई एच बाई आर इंटू 100। 100, तो कितना हुआ 2 इंटू 50 इंटू 64 इंटू 100। ओके, सो दो जीरोस तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गए और ऊपर क्या है 100 बाई 64। क्लियर, सो देख रहे हो नियरली मतलब 2% से भी कम आएगा आंसर। समझ आया, परसेंटेज चेंज कितना आ जाएगा, इसको कट कर सकते हैं। सो ये हो जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 16। ठीक है, और डिवाइड कर लेते हैं। सो मतलब अगर फाइनल परसेंट पॉइंट पे लेके आना है, सो ये कितना हो जाएगा, डिवाइड करते हैं 1 टाइम्स, नियरली 1.5 के टाइम्स आ जाएगा। ओके, यस सर। हाँ ठीक है, तो ये तरीका था हमारा जब हम परसेंटेज चेंज निकालना है। अच्छा, अभी क्या होता है कि कुछ लोग यही वाला फार्मूला अप्लाई कर देते हैं बड़ी वैल्यूज के लिए। याद रखना है सिर्फ छोटी वैल्यूज के लिए यूज करना है। अगर मैं आपसे पूछ लूं एट h इज इक्वल टू 3200 किलोमीटर, नहीं लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते, बट आर लेट बाई से 2। किसी ने लगा पहले दिया, वाला नहीं फॉर्मूला। हाँ, लेट से किसी ने लगा दिया परसेंटेज चेंज कर दिया, मान लो किसी का मन कर रहा है तो परसेंटेज चेंज हमने ऐसे कर दिया। सो ये हो जाएगा 2 इंटू 3200 ओवर 6400 1 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा 100% चेंज। 100% चेंज। मतलब जी की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। ये तो डिक्रीज हो रही है ना, परसेंटेज चेंज मतलब यहाँ पर क्या है, डिक्रीज। यहाँ पर चेंज मतलब क्या हो रही है, वैल्यू डिक्रीज हो रही है। सो डिक्रीज, परसेंटेज हाँ चेंज का मतलब है डिक्रीज इन वैल्यू। ऊपर जाने पर वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज। डिक्रीज। यस, डिक्रीज हो रही है, कम हो रही हाँ, है, देखो। पास पास आने पे हाँ, इंक्रीज। सो इट इज अ परसेंटेज डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि 100% डिक्रीज, मतलब जी कितना हो गया, 0 ही कर दिया। तो हो जाता है क्या वहां पर, नहीं भाई, नहीं, नो। नहीं, तो जाके जीरो का, वहां पर जीरो नहीं होने वाला है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 तो इन्फिनिटी पे होगा। भाई ये पूरा मेथड क्या हो हाँ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। लेट से मैंने पूछा फाइंड जी एट दिस हाइट, तो किसी ने जी लगा दिया यहाँ पर वैल्यू, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर, ये किया तो जी इज इक्वल टू क्या आएगा 1 माइनस 2 इंटू लेट से 3200 ओवर 64, क्या आंसर आ जाएगा, जीरो। क्लियर, ये क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग है, रॉन्ग, रॉन्ग। रीजन क्या है, इनवैलिड। हाँ, इट्स वैलिड ओनली फॉर 5%। h वेरी वेरी लेस देन r। ठीक, और ये नियरली r बाई 2 है, एंड हेयर यहाँ पर रॉन्ग एज h इज r बाई 2, काफी कंपेरेटिव है इसलिए
ये वाला फार्मूला नहीं यूज करेंगे। तो फिर कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? जस्ट ये रेशियो वाला। ठीक है। अच्छा, कोई बताएगा अगर मैं इस रेशियो से परसेंटेज चेंज निकालूं तो कैसे निकाल सकते हैं जल्दी से? सपोज इस क्वेश्चन पे मैं परसेंटेज चेंज निकालूं, कैसे निकाल सकते हैं 100। परसेंटेज चेंज? अगर हम निकालें इसी क्वेश्चन में, लेट से मैं आपसे पूछूं परसेंटेज चेंज इन जी, कैसे निकालते हैं परसेंटेज चेंज? डेल्टा जी ओवर जी जी इंटू 100। ठीक है। तो डेल्टा जी मतलब क्या? डिक्रीज कितना हो गया? तो पहले कितना था जी, अभी कितना हो गया? जी डैश अपॉन क्या? जी। तो देखो क्या करेंगे, एक्चुअली जी कॉमन ले लेंगे। देखो इतने टाइम्स बन रहा है ना। 1 माइनस डैश। एग्जैक्टली, सो 1 माइनस होगा ये जी माइनस जी डैश, ये हो गया 4/9 टाइम्स ऑफ जी ओवर जी। तो जी को हमने क्या लिया? कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिया। हाँ 1 मतलब माइनस 4/9 -4 कितना बाई 9। आएगा? 5/9 इंटू 100। समझ आया? यस सर। तो कितना चेंज हो गया इसमें, हम अकॉर्डिंगली सॉल्व करके निकाल सकते हैं यहाँ से। 5% के अराउंड। हाँ, और कम आएगा, 45 के अराउंड आएगा। चेक कर लेते हैं। ओके, 50 प्लस जाएगा, 55% के अराउंड। ओके, समझ आया सबको? इतना ज्यादा डिक्रीज हो जाएगा परसेंटेज चेंज, मतलब याद रखना डिक्रीज होता है नीचे जाने में। तो मैं क्या सिचुएशन लिखूंगा कि हाइट अबव द सरफेस जी इस तरीके से चेंज हो जाता है, और लिख दूं एज वी गो अप above the surface of earth the value of g decreases. Okay, किसी को कोई डाउट इसमें? नो सर। दोनों केसेस समझ में आए कि कब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, कब हम डायरेक्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। डन? यस सर। ओके गुड। सो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर हमने क्या देखा हुआ है? हाइट above अर्थ सरफेस। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट, डेप्थ बिलो द अर्थ सरफेस। हाँ अंदर चले जाएंगे हाँ, so depth तो भी सर below, डिक्रीज होगा। ओके, सो डेप्थ बिलो अर्थ सरफेस सेम होता है, सिनेरियो डिक्रीज होता है। तो अगर हमने ये अर्थ कंसिडर किया हुआ है और लेट से हम उस पे किसी एच डेप्थ पर आ गए हैं। ओके, सो लेट से हम इस वाले पॉइंट पर हैं, यहाँ पर है, इस वाले पॉइंट पर है, और ये इसकी सरफेस से जो डेप्थ है वो एच है। ठीक, तो हम जो आर मेजर करते हैं वो तो कहाँ से मेजर करते हैं हम? सेंटर। सेंटर से। तो इस बार आर कितना हो जाएगा? अगर हम इसको रेडियस बोलते हैं तो आर R किसके माइनस जैसे एच। दिखेगा? आर माइनस एच जैसे। माइनस एच। ठीक है, ये होगा आर जो दिखेगा वो होगा आर माइनस एच जितना। अब एक चीज याद है, अर्थ के सरफेस के अंदर जो फील्ड थी वो तो फॉर्मूला बिल्कुल जी जैसे दिखता है ना। हाँ। तो इसका मतलब हम उस फॉर्मूले को कैसे लिख सकते हैं? डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं, जी लेट्स से एट सरफेस ऑफ अर्थ, एट सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, जी कैसे लिखते हैं? जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर। R²। एट एच डेप्थ देखें, एट एच डेप्थ, तो एच डेप्थ देखें तो आपको याद है ना कि अंदर अगर होता है तो फॉर्मूला क्या आता है? जी एम बाई आर क्यूब इंटू एक्स, याद है? हाँ हाँ, ये आपने बताया यस था। सर। वो एक्स क्या है? एक्स ही तो आर है ना यहाँ पर। डेप्थ है। R है वो। सो ये हो गया जी एम बाई आर क्यूब इंटू आर, सॉरी स्मॉल आर, हाँ नहीं तो स्मॉल कैंसिल हो आर। गया। हाँ, तो स्मॉल आर को अभी हम क्या लिख सकते हैं? आर माइनस एच। तो इसका मतलब जी को क्या लिख सकते हैं? जी को लिख सकते हैं जी एम बाई बाय R³ क्यूब। इंटू कैपिटल R माइनस एच। वेरी गुड। अभी क्या था कि हमें तो जी डैश
को जी के टर्म्स में लिखने का ट्राई करना है, तो हमें आर स्क्वायर अलग कर लेना चाहिए और 1/r को अलग कर लेना चाहिए। तो इसका मतलब हम इसे क्या ट्राई कर लेते हैं, लेट्स से हम इसे ट्राई करते हैं gm/r², ये अलग लिख लेते हैं और एक r को अलग लिख लेते हैं। समझ आया? हाँ, ऐसे भी लिख तो सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं और ये हमारा क्या बन जाएगा, इसका मतलब जी। जी तो देखिए फाइनल फार्मूला क्या दिखेगा, h डेप्थ पे जाने पे g डिक्रीज हो रहा है, r को डिवाइड कर देंगे अलग अलग तो आएगा ये 1 - h/r। समझ आया? तो देखो ये भी क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ये फॉर्मूला बता रहा है कि वो वैल्यू भी अर्थ सरफेस से डिक्रीज ही नीचे हो जा रहा रही है। है। डिक्रीज। और इसमें क्या हमने कुछ रखा कि इट इज वैलिड फॉर h वेरी वेरी लेस देन r, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, नो। नहीं, यूनिवर्सल। तो इसका मतलब ये है इट इज वैलिड फॉर सारे इसके लिए है ना। all h या all h लेस देन r। सर अब इधर h को रखते समय निगेटिव रखेंगे, मतलब माइनस साइन के साथ। सिंपल नॉर्मल रखेंगे ना, माइनस तो ऑलरेडी ये है। हाँ, मतलब ये माइनस h वाला ही। हाँ डेप्थ के लिए ही फॉर्मूला है ना बस। हाँ, ये फार्मूला डेप्थ के लिए है, ये माइनस डेप्थ के वजह से आया हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे h नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, h इज केप्ट एज पॉजिटिव, तभी तो डिक्रीज लिखोगे ना, नेगेटिव रख दोगे तो ये प्लस नहीं बन जाएगा, वैल्यू बढ़ नहीं जाएगी। जबकि हमें पता है कि एज वी गो बिलो द अर्थ surface the value of g decreases. Okay, यस। सो ये हुआ और ये सबके लिए वैलिड है, बस r से कम होना चाहिए, क्योंकि अगर r से भी ज्यादा डेप्थ चले गए तो फिर मतलब पॉइंट ही नहीं बनता ना। इधर से बाहर आएंगे। सेंटर नहीं, उधर से कंसिडर नहीं है ना, मतलब हाँ। सेंटर तक ही पहुंचोगे, चाहे कहीं से भी पहुंचो, उसके बाद कोई डिस्टेंस ही नहीं बची। ठीक, जीरो पे पहुंच हाँ जाएंगे। हाँ, तो वैलिड फॉर ऑल h, और अगर मैं h इज इक्वल टू r रख दूं तो g कितना हो जाएगा, 0। सेंटर ऑफ अर्थ पर क्या होता है, 0। जीरो एकदम। फॉर h इज इक्वल टू r क्या बन जाएगा, सेंटर ऑफ अर्थ और वहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, g जीरो। डेंसिटी। जीरो एक। ठीक है, तो ये हुआ। अगर मैं इसमें सिंपल वे पे बात करूं तो सिंपल वे में कितनी वैल्यू कम हो रही है, h/r कम हो रही है ना, ये परसेंटेज चेंज। तो पीछे वाले में परसेंटेज चेंज कितना था, 2h/r, इसमें कितना होगा परसेंटेज चेंज, h/r। यस। सो हाँ, परसेंटेज चेंज इन वैल्यू ऑफ g वो कितना होगा, डायरेक्टली मैं लिखूंगा h/r इंटू 100। अच्छा, वो सबके लिए वैलिड नहीं था, r/2 और इनके लिए नहीं, छोटी हाइट्स के लिए वैलिड था, ये सबके लिए वैलिड है। ठीक है, इससे एक स्पेशल थॉट नहीं समझ में आ रहा, अगर मैं अर्थ से एक 5 किलोमीटर ऊपर गया और 5 किलोमीटर नीचे गया, कहां पर मुझे ज्यादा वेट फील होगा, 5 किलोमीटर ऊपर या 5 किलोमीटर नीचे? एकदम सेम। एकदम सेम कहाँ भाई, अभी तो बताया कि ऊपर। परसेंटेज चेंज ऊपर ऊपर 2h/r हो रहा है और नीचे h/r, तो कहाँ पे लॉस ज्यादा हो रहा है जी का? नीचे लॉस हो रहा है। अरे नहीं भाई, लॉस लॉस कम, 2h/r, अप में लॉस ज्यादा है, हाँ, यहाँ पर लॉस हाँ, ज्यादा हुआ। डिस्टेंस बढ़ रही है तो ये होता है। हाँ, रुको, मैं आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से इसको समझते हैं। अभी समझे या नेक्स्ट लेक्चर में, अभी चलेगा? चलेगा। ठीक है, तो ये मैं एज अ स्पेशल पॉइंट देखेंगे। ये वाला फॉर्मूला तो ये तो वैलिड फॉर, ये परसेंटेज चेंज मतलब है डिक्रीज इन जी। ठीक है, डिक्रीज इन परसेंटेज डिक्रीज इन जी, और ये जो फॉर्मूला है इट इज वैलिड फॉर ऑल। ओके, सो इट इज वैलिड फॉर ऑल एच। h बट लेस देन r होना चाहिए।
ठीक है, r से ज्यादा कम नहीं पॉसिबल। तो स्पेशल पॉइंट ये बता रहा था कि अगर मैं बात करूं फॉर h लेस देन वेरी लेस देन r, अगर हम बात करें अबव द अर्थ सरफेस, एक बड़ा सा अर्थ बना लेते हैं थोड़ा सा कि प्रॉपर समझ में आए। अगर हम h डेप्थ नीचे जा रहे हैं, h डेप्थ नीचे जा रहे हैं और एक में हम सेम h हाइट ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो दो पॉइंट ले लेते हैं, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, ठीक है, ए ऊपर है, सॉरी ए नीचे है और बी ऊपर है। अब हम लॉस की बात करते हैं, लॉस फॉर ए कितना होगा, h बाई आर इंटू 100, सही है, यस ओके। इस तरीके से देखते हैं, लॉस, लॉस मतलब डिक्रीज, ठीक है, सो यहाँ पे देखते हैं डिक्रीज इन जी एट ए, वो कितना होगा h बाई आर। अच्छा, एट बी कितना होगा 2h by r 2h into by 100 r। h by r into 100। 2h बाई आर। तो इसका मैं मतलब मैं ये बोल सकता हूँ फॉर सेम हाइट अगर मैं देखूं तो कहाँ पर डिक्रीज ज्यादा होगा, ऊपर वाले में। ऊपर ऊपर जाने में। तो मैं ये बोलूंगा कि डिक्रीज डिक्रीज गोइंग इन गोइंग अप इज 2 टाइम्स ऑफ इन गोइंग डाउन। समझ आया, ठीक है। सो डिक्रीज इन जी इज 2 टाइम्स, मतलब गोइंग अप में ज्यादा डिक्रीज हो रहा है और गोइंग डाउन में कम डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब जो रिमेनिंग वैल्यू होगी वो किसकी वाली वैल्यू ज्यादा होगी, जिसमें डिक्रीज कम हुआ उसमें होगा ना। तो रिमेनिंग वैल्यू क्या होगी, आई कैन से, मतलब रिमेनिंग बोलना ही नहीं है, ये तो बस फिलिंग वाला बात होगी। इसका मतलब रिमेनिंग वैल्यू ऑफ जी, सो जी कहां पर ज्यादा होगा, ए पर या बी पर, लॉस कहां पर ज्यादा होता है बी पर। बी पर। तो ऊपर वाले में। इसका मतलब वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, ए। ए की वैल्यू ज्यादा होगी बी से। समझ आ गया ये लॉजिक, यस सर। यस सर ये बहुत ही अच्छा लॉजिक था और देखना तुरंत काम बन जाएगा। अब आप लोग बहुत ही जल्दी कुछ सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आंसर कर दोगे, जैसे इफ g at surface is 10 and at 20 kilometer above is 9.99, then the value of g at 20 किलोमीटर डेप्थ क्या होगी, बताएं क्या होगी। हाइट पर कितना लॉस आया है, डबल। नहीं पहले देखें लॉस हुआ कितना है, लॉस इन गोइंग अप, 2h by r मतलब अरे अभी 2h बाई आर नहीं, ये दिख नहीं रहा कि 10 है अभी सरफेस पे, ऊपर कितना हो गया है, 0.1 कट हो गया। हाँ 0.01 देखना हाँ 0.01, या और टेंशन नहीं है तो मैं इसे कर देता हूँ 9.96 हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करेंगे, 10 माइनस 9.96 कितना आया 0.04। 0.4। तो इसका मतलब तो ये है कि नीचे गोइंग में डाउन में कितना होना चाहिए, कम होना चाहिए ज्यादा, कम लॉस कम। सफर करना चाहिए। कम लॉस सफर करना चाहिए। और कितने का फैक्टर आता है 1/2 का, तो इसका मतलब कितना होगा 0.04 डिवाइडेड बाई 2, कितना है 0.02। ये लिखना नहीं सर है, लेकिन ये रॉन्ग है क्योंकि पूछा तो 20 किलोमीटर में है और बताया 20 सेंटीमीटर में है। अरे यार किलोमीटर हो भाई, मिस्टेक हुआ, सेंटीमीटर का कहाँ ही फर्क पड़ेगा, हाँ। ठीक है। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं पूछूं एट डेप्थ जी एट
20 किलोमीटर डेप्थ कितना हो जाएगा आंसर? ये हो जाएगा 10 माइनस 0.02। हाँ, मतलब 9.98 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो अभी कॉमन सेंस समझ आया कि नहीं? मतलब मैं आपको वो कॉमन सेंस वाले पार्ट को है बता रहा हूँ कि क्या सिचुएशन होगी। ओके, लॉजिक समझ आया कि इनको मत कंपेयर करने लग जाना कि सर 9.96 का हाफ हो जाएगा। नहीं, किस चीज को कंपेयर करते हैं? चेंज। चेंज को, लॉस को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा तो अभी एक और कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगर अर्थ सरफेस से 50 किलोमीटर जाने पर वैल्यू डिक्रीज हो रही है जी की 2%, तो बताओ नीचे कितनी हाइट जानी पड़ेगी फॉर द सेम चेंज? 25। 25 पक्का? बताए सब लोग। ऊपर 50 किलोमीटर जाने में 2% का चेंज आ गया, तो नीचे 25 किलोमीटर जाने में 2% चेंज आएगा। आपने सोचा एक भी बार या तुरंत आंसर कर? नहीं, 100 सर 100 होगा ना? 100 100 होगा, होगा। 100 होगा। अभी समझ आया सबको कि नहीं? हाँ, समझ में आया। यस सर। हाँ, सो एग्जाम्पल है कि अभी एग्जाम्पल क्या है, ठीक है लिख देते हैं जिससे हाँ, आपको थोड़ा याद रहे, ऐसी सिली मिस्टेक्स नहीं करो। इफ जी डिक्रीजेस by 2% at 50 kilometer height, clear? Then the depth for the same height, then the depth required for same change। ठीक, तो अभी मैं पूरा वो नहीं लिख सकता हूँ कि प्रोसेस क्या होगा, बहुत ही कॉमन सेंस पे हमें इसे टैकल करना है क्वेश्चन को। आंसर जरूर मैं लिख देता हूँ। आंसर क्या आएगा डेप्थ के लिए? 100 किलोमीटर। ठीक, अब देखें कैसे आया, मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ और काफ़ी है इतना आज के लिए। देखें, ऊपर जाने पे मुझे पता है कि चेंज कैसा होगा, फास्ट, तो नीचे इसका मतलब स्लो चेंज हो रहा होगा। तो जब मैं नीचे 50 किलोमीटर पे पहुंचूंगा तो क्या 2% का चेंज आ जाएगा क्या? नहीं, 1 का आएगा। स्लो चेंज हो रहा है, उनका तो 1 का आएगा। इसका मतलब कितना जाना पड़ेगा? 100 किलोमीटर जाना पड़ेगा। 100। ठीक है, तो ये मैंने यस सर। लॉजिकली अप्रोच लिया हुआ है, तो मैं इसे सॉल्विंग में से लिख नहीं सकता हूँ, बस फीलिंग के साथ सॉल्व कर देंगे। ओके, हाँ क्लियर सर, है? नीचे जाते जाते ग्रेविटेशन की वैल्यू जो है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन में ही डिक्रीज होगी या कुछ कर्व के फॉर्मेट में? नहीं, स्ट्रेट लाइन में ही होगी ना, वो तो हमने हाँ, वहां पर ई के लिए देखा है ना, उसका ई हाँ, बिल्कुल किसके जैसा है? जी जैसा है, सेम फॉर्मूला है हाँ, दोनों के लिए। तो नीचे स्लोली डिक्रीज होगी स्ट्रेट लाइन ऐसे, जबकि हाँ, बाहर हाँ, के फॉर्मेट में डिक्रीज होगी। हाँ। सर, हम इसके बाद कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? जब ये फिनिश होगा तब पता चलेगा। हाँ ओके, सर, और मुझे एक डाउट है। हाँ, अर्थ के इक्वेटोरियल रीजन में 9.8 है ना, तो और नेक्स्ट वही है, नेक्स्ट पॉइंट वही है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में फोर्थ पार्ट वही है। हाँ, ठीक है, इफेक्ट अभी हमें डिस्कस करने ना, 4 एंड 5 अभी 2 बाकी हैं। ओके, हाँ, तो नेक्स्ट 5 है लेक्चर क्या? में हम डिस्कस करेंगे या। ओके। ओके देन, ओके, बाय बाय सर, बाय। थैंक यू सर। बाय सर, थैंक यू। बाय टेक बाय। बाय केयर। सर, थैंक यू सर।